हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए हैं आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और हम लोग जो अपना वन शॉट सीरीज लेकर के चल रहे हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, उसके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं उसमें। और उसमें हम लोग क्या जानने वाले, क्या सीखने वाले, देखिए। तो आज की क्लास हम लोग जो है एक नए चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। और आज की क्लास हमारा अकाउंटेंसी का नया चैप्टर क्या होगा, उससे पहले जान लीजिए कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें कवर करने वाले, पहली बात हम लोग सहायक बहियों का अर्थ जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानने वाले हैं। जैसे इससे पहले हम लोग जनरल देखे ना, तो जनरल के स्थान पर जो है सहायक बहियां भी प्रयोग होती है। वो सहायक बहियां कौन कौन सी होते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ये जानने वाले हैं कि सहायक बहियों का अपना महत्व क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं, यानी कितने प्रकार की अपनी सहायक बहियां, उसके बारे में जानने वाले हैं। सभी सहायक बहियों में सबसे इंपॉर्टेंट सहायक बहियां है रोकड़ पुस्तक यानी कैश बुक। ठीक है, यानी रोकड़ बही, उसके बारे में भी जानेंगे। इसलिए आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक वही है। तो रोकड़ बही की भी बारे में समझेंगे कि रोकड़ बही क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है। फिर उस रोकड़ बही के प्रकार में हम लोग जो है एक खाने वाली रोकड़ बही, दो खाने वाली रोकड़ बही और तीन खाने वाली रोकड़ बही। ठीक है, ये सभी एक खाने वाली भी, ठीक है, एक खाने वाली, दो खाने वाली और तीन खाने वाली, तीनों प्रकार के रोकड़ बही को जानेंगे। जिसमें से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, वैसे तो हाफ ईयरली आप लोग को हो ही गया होगा। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये एक तरह से ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, आप क्लास 11 से क्लास 12th में जाएंगे तो उससे पहले आपके क्लास 11 की भी कुछ चीजें कंप्लीट होनी चाहिए ना। तो इस वजह से ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए ये क्लास आप लोग के लिए है इंपॉर्टेंट, है ना बात। तो चलिए जो है हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है सहायक बहियां। और उस सहायक बहियों में भी हम लोग जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से वो क्या पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे रोकड़ बही। ठीक है, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोकड़ बही। रोकड़ बही को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, कैश बुक। तो कैश बुक हम लोग जो है आज की क्लास में समझने वाले हैं, बढ़िया तरीके से जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। टॉपिक्स तो पता चल गया कि क्या क्या चीजें कवर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले ये सहायक बही होता क्या, सहायक बही का अर्थ। तो पहले आप इस तरह से समझिए कि अगर आपका व्यापार छोटा है, ठीक है, छोटा व्यापार है, तो जाहिर सी बात है वहां पे सौदे भी कम होंगे, लेन देन कम होंगे, होंगे कि नहीं, जाहिर सी बातें होंगे। अगर छोटा व्यापार है, सौदे कम होंगे, लेन देन कम होंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फिर आपके यहाँ जो अकाउंटिंग बनेगा वो छोटे मोटे चीजों से भी काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सौदे कम है तो लेखांकन कम होंगे। तो इस वजह से वहां पर जो छोटा व्यापार होता है, जहां सौदे कम होते हैं, वहां पर केवल और केवल जर्नल बन जाता है, काम हो जाता है ना बात। जर्नल बन गया, जर्नल के अंदर ही सारे के सारे जो है चीजों को लिख लेते हैं, बहुत आराम से हमारा काम हो जाता है। लेकिन जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है, व्यापार में सौदों की संख्या हद से ज्यादा हो जाता है, और आपको पता है हर सौदे के लिए एक एक जर्नल करना पड़ता है। जब सौदों की संख्या बहुत ज्यादा होता है तो फिर क्या होगा, हर सौदों को अगर अलग अलग से हम लोग करेंगे तो जर्नल हमारा कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इतना बड़ा जर्नल, इतना लॉन्ग आप जो है किताब की लेखांकन की पुस्तक आपको देखने का मन नहीं करेगा। वो जो है चीजें आपका जो है लेखांकन पे बुरा असर करेगा, है ना बात। इसी वजह से लेखांकन में एक और प्रकार की व्यवस्था है। वो क्या है कि जब आपका व्यापार बड़ा हो जाता है तो फिर व्यापार में आप जर्नल ना करते हुए बल्कि जर्नल की सहायक बहियां रख लेते हैं। ठीक है, जब आपका व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है और वहां पे सौदों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप वहां पे जर्नल ना रखते हुए बल्कि जर्नल की सहायक बहियां रख लेते हैं। और इन सहायक बहियों में, ठीक है, इन सहायक बहियों में अलग अलग बहियां अलग अलग विशेष प्रकार के सौदों को कवर करते चलता है। तो वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे लेखांकन को छोटे रूप में ले आता है ना बात। पूरा का पूरा लेखांकन छोटा स्वरूप में आ जाएगा, छोटे रूप में आ जाएगा, और आराम से आप पूरे के पूरे लेखांकन को इन सहायक बहियों के माध्यम से समझ सकते हैं। और प्लस स्पेशलाइज्ड हो जाता है, जैसे नगद व्यवहारों को रोकड़ बही में लिखेंगे, ठीक है, उधार क्रय को क्रय बही में लिखेंगे, उधार विक्रय को विक्रय बही में लिखेंगे। तो स्पेशलाइज्ड भी हो जाता है, इसके वजह से भी आपको फायदा कर जाता है कि नहीं बात। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना सहायक बहियां किस लिए बनाना जरूरी है, जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा, सौदों को हम लोग जनरल में लिखने से हमारा जनरल खराब होने लगेगा, जनरल बहुत बड़ा होने लगेगा तो चीजें खराब होने लगेगा। इस वजह से ये काम हम लोग करते हैं, ठीक बात। अब बात होता है इसी चीज को कैसे लिखा है। तो देखिए, सामान्य शब्दों में विशिष्ट प्रकृति के व्यावसायिक व्यवहारों की प्रारंभिक प्रविष्टि के लिए नकल बही के स्थान पर प्रयुक्त अन्य बहियां सहायक बहियां कहलाती है। नकल बही यानी जनरल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो बोल रहा है विशिष्ट प्रकृति के व्यावसायिक व्यवहारों की, विशिष्ट प्रकृति के व्यावसायिक व्यवहार। विशिष्ट प्रकृति के व्यावसायिक व्यवहार का मतलब क्या है, हमने जैसे बोला कि सहायक बहियां जब आप बनाएंगे ना तो अलग अलग प्रकार के स्पेशलाइज्ड लिखे जाते हैं। जैसे हमने बोला जब सारे नगद लेन देन होंगे तो वो कहां लिखे जाएंगे, रोकड़ बही में लिखे जाएंगे। तो अगर हमें नगद लेन देन के बारे में जानकारी चाहिए तो हम डायरेक्ट रोकड़ बही ओपन करेंगे, है ना बात। अगर हमें जो है उधार क्रय की जानकारी चाहिए तो हम किसको खोलेंगे,
हम लोग जो है परचेस बुक को खोलेंगे, ठीक है, यानी क्रय बही को खोलेंगे। उधार विक्रय की जानकारी चाहिए तो किसे खोलेंगे, हम लोग सेल्स बुक को खोलेंगे, यानी विक्रय बही को खोलेंगे। तो इसीलिए बोला है विशिष्ट प्रकृति के व्यावसायिक व्यापार हो गए। और फिर बोला है प्रारंभिक प्रविष्टि। प्रारंभिक प्रविष्टि का सेंस क्या हुआ, हमारा जो जर्नल है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रारंभिक पुस्तक कहते हैं ना, कहते कि नहीं। यानी जो हमारा प्रारंभिक पुस्तक यानी लेखांकन में हम लोग सबसे पहला जो प्रयोग करते हैं पुस्तक, उसी का नाम है जर्नल। तो जर्नल के स्थान पे बनने वाला ये जर्नल की सहायक बहियां है। तो ये भी क्या है, ये भी तो प्रारंभिक बहियां है ना, ये भी तो प्रारंभिक पुस्तकों का ही भाग है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जो प्रविष्टि हो रहा है वो क्या प्रारंभिक प्रविष्टि हो रहा है। प्रारंभिक प्रविष्टि यानी सौदे के बाद जो सबसे पहले जहां पे लिखा जाता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो वो जो लिखा जाता है, और उसके लिए हम लोग जर्नल के स्थान पर जिस भी अन्य बहियों का प्रयोग करते हैं उन्हीं सभी बहियों को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक बहियां कहते हैं। यही बात यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया जो हमने बात आपको समझाया, ठीक है। आगे आप ये भी जोड़ सकते हैं लंबा करने के लिए, जैसे हमने आपको समझाया कि जब व्यापार छोटा होता है तो हम लोग सारे लेखांकन को, सारे सौदों को जर्नल में लिख लेते हैं, लेकिन जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है और सौदों की संख्या ज्यादा हो जाता है तो उसे जर्नल में लिखना उचित नहीं होता है। इस वजह से जर्नल के स्थान पर हम लोग जर्नल की सहायक बहियों में इसका लेखा करते हैं। आगे आप ये भी लाइन जोड़ सकते हैं जिससे क्वेश्चन के आंसर और अच्छे लगे, ठीक बात। फिर इसके बाद बता रहा है सहायक बहियों में की गई प्रविष्टियों की जर्नल प्रविष्टियां नहीं की जाती तथा ये बहियां जर्नल का एक भाग होती हैं। ये बात भी याद रखें, अगर हम इसके अंदर जो चीजें लिख दी है, ठीक है, अगर हम जर्नल की सहायक बहियों में जो चीजें लिख दी हैं तो उन सहायक बहियों में लिखे हुए चीज का फिर से जर्नल करने की जरूरत ही नहीं है। भाई जर्नल की जगह पर ही प्रयोग हो रहा है तो क्यों हम उसका दोबारा से जर्नल करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि वो जर्नल ही है, ठीक है। और फिर ये भी बोल रहा है कि तथा ये बहियां जर्नल का एक भाग होती है, इसीलिए इसको जर्नल का विभाग भी कहते हैं, ठीक है, जर्नल का विभाग भी कहते हैं। तो ये याद रखिए कि जो भी सहायक बहियां हम लोग जानते हैं ना वो सारे के सारे जर्नल का ही एक हिस्सा है। भाई जर्नल के स्थान पे प्रयोग हो रहे हैं लेकिन वो जर्नल का ही हिस्सा कहलाते हैं, ठीक बात। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सहायक बहियां क्या है डेफिनेशन के तौर पे। अब अगली बात अगर हम लोग करें तो अगली बात होता है कि हमारा सहायक बहियों का अपना महत्व क्या है, क्यों सहायक बहियां बनता है, तो उस महत्व को हम लोग समझने के लिए आगे पॉइंट वाइज समझेंगे। ऐसा क्या लिखा है कि आधुनिक लेखांकन में सहायक बहियों के प्रयोग नकल बही की उपयोगिता को सीमित कर दिया है, ठीक है। प्राय अधिकांश व्यवसायिक संस्था एक नकल बही के स्थान पर आवश्यकता अनुसार कई सहायक बहियों का उपयोग करने लगी है। लेखांकन में सहायक बहियों के महत्व को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है। ये बात बिल्कुल है कि अब जो है ना, अब धीरे धीरे ना जर्नल के जगह पे जो है जर्नल की सहायक बहियां ज्यादा प्रयोग होने लगा, क्योंकि जर्नल की सहायक बहियों में कैरेक्टर ही बहुत अच्छे अच्छे हैं, विशेषताएं उसके बहुत अच्छे अच्छे हैं, उसके जो है महत्व ही उसका बहुत अच्छा है, जरूरी है। ऐसे ऐसे चीज है उसमें कि उसके जगह पे आदमी जर्नल करेगा, जर्नल में जो है चीजें लिमिटेड हो जाता है, जर्नल में हर सौदों को अलग अलग ढूंढना पड़ता है। सहायक बहियों में एक ही जगह पे एक ही टाइप के सारे सौदे मिल जाते हैं, बड़ा आसान हो जाता है चीजें करना। इसीलिए ज्यादातर व्यापारी क्या कर रहे हैं, अब जर्नल की जगह पे जर्नल की सहायक बहियों का प्रयोग कर रहे हैं। अब उन्हीं सभी महत्वों को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला लेखांकन में सरलता, इसे लेखांकन में सरलता होता है कैसे कि नकल बही के उपविभाजन से नकल बही का आकार व्यापक नहीं हो पाता है। इसमें व्यवसायिक व्यवहारों को उनकी प्रकृति एवं स्वरूप के आधार पर अलग अलग भागों में बांटकर लेखांकन सरलता से किया जा सकता है तथा एक निश्चित अवधि में समस्त विशिष्ट व्यवहारों का योग करके खतौनी भी सरलता से की जा सकती है। हम लोगों को जो अलग अलग तरीके से हम लोग करते थे, अब क्या होगा, अब ये बट गया है। पहले क्या होता था, सारे सौदे एक साथ होता था, डेट वाइज हम लोग करते चलते थे, पहला सौदा, दूसरा सौदा, तीसरा सौदा, 17 का सौदा एक साथ ही जाता था, एक ही जगह पे जाता था। अब क्या हुआ, वो अलग अलग विशेष प्रकार से बढ़ गया। जब विशेष प्रकार से बढ़ गया तो उसे करना हो गया आसान, क्योंकि चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके करना जो है आसान होता है, लेकिन चीजों को अगर हम व्यापक रूप से एक ही जगह पे करें ना, मिक्स हो जाता है तो चीजें खराब हो जाता है, ठीक है। तो बांट करके चीजों को करना जो है बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पहला बात हो गया कि ये आसान हो गया, ठीक है, लेखांकन इसमें सरल हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है समय एवं श्रम की बचत। अब इससे समय की भी बचत होता है, श्रम की भी बचत होता है। कैसे होता है, देखो भाई, अब आपको लगेगा कि यार एक काम एक साथ करना वो ज्यादा सही है कि टुकड़ों में काम को करना वो ज्यादा सही है, किसमें, आप बताइए, अपना कॉमन सेंस है, क्या आपको लगता है, किस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग काम एक साथ मिक्स तरीके से करें तो अच्छा है, या फिर हम लोग स्पेशल स्पेशल काम को पारी पारी जो है कंप्लीट करें, पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें, वो ज्यादा सही है। और किसमें आपको कम समय लगेगा, किसमें आपको ज्यादा समय लगेगा, और कौन ज्यादा बेहतर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम चीजों को अलग अलग टुकड़े में करते हैं ना, तो हमें चीजों को करना आसान रहता है, लगता है, और आराम से जल्दी जल्दी वो पूरा हो जाता है, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको याद करने में कठिन होगा, लेकिन एक छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं ना, और वही टॉपिक से रिलेटेड उसमें भी आंसर हो, तो वो आपको याद जल्दी हो जाएगा, लॉन्ग वाला देर में होगा, ठीक है। तो छोटे काम को करना, टुकड़ों में काम करना ज्यादा आसान होता है। यही बात यहाँ पर है कि सहायक बहियों में व्यवहारों को अंकित करने का कार्य सुविधा अनुसार अलग अलग व्यक्तियों को सौंप कर लेखांकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। साथ ही इन व्यवहारों की नकल बही पुनः जर्नल प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं होती, जिससे समय एवं श्रम की बचत होती है। तो देखो, दो तरीके से समय एवं श्रम की बचत होती है। पहला ये हुआ कि अगर हम टुकड़ों में बांट दिए तो काम भी कई लोगों को बांट सकते हैं। अगर जर्नल है
तो जनरल तो भाई एक लौता आदमी करेगा। लेकिन हाँ, अगर हम सहायक भइयों को यूज कर रहे हैं तो सहायक भइयों में टुकड़े बन गए, कई हिस्से बन गए। अब उसमें हम क्या करते हैं, काम बांट सकते हैं। जैसे रोकड़ भाई एक व्यक्ति को थमा दिया कि चलो तुम रोकड़ भाई का लेखांकन करो, क्रय भाई एक व्यक्ति को थमा दिया कि तो चलो तुम क्रय भाई का लेखांकन करो, विक्रय भाई एक व्यक्ति को थमा दिया कि चलो तुम विक्रय भाई का लेखांकन करो। इस प्रकार से अगर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों को लेकर के लेखांकन करेंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी हो जाएगा। जहां एक व्यक्ति सब कर रहा था वहां अब 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति 8 व्यक्ति मिलकर के एक एक हिस्सों को पकड़ के लेखांकन कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक बात, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक की जगह 8 लोग काम कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, और उसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ पर जिस चीज को हम इसके अंदर लिख दें उसके अलग से जर्नल भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जर्नल करने की आवश्यकता नहीं होने की वजह से आपका बहुत अच्छे तरीके से समय भी बच जाता है और आपका श्रम भी बच जाता है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्य क्षमता में वृद्धि। जाहिर सी बात है कार्य क्षमता बढ़ेगा, अकेले किया जाने वाला कार्य जो है क्या होगा, धीरे होगा, कमजोर होगा, बेकार होगा। लेकिन अगर अलग अलग लोग मिलकर के स्पेशलाइज काम करें तो जाहिर सी बात है आप अगर एक ही काम को बार बार करेंगे तो आपका काम निखर के सामने आएगा। दूसरी बात, आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगा, है ना बात। जाहिर सी बात है एक काम को बार बार करने पे कार्यकुशलता बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर है। इसमें एक व्यक्ति को एक ही बही में व्यवहारों को उल्लिखित करने का कार्य सौंपकर उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है तथा त्रुटि होने पर दायित्व भी सुनिश्चित की जाती है। एक तो भाई कार्य क्षमता भी हो जाएगा, बढ़ेगा। अब एक ही काम, जैसे देखिए हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, अब लगातार हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा तो मेरा अकाउंट्स हर बार अच्छा होता जाएगा। ठीक है कि नहीं बात। और अगर हम मिक्स करके सारे के सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो देखो पढ़ा तो सभी टीचर्स लेंगे, हम भी कॉमर्स के पढ़े हुए हैं तो हम भी सारे पढ़ा लेंगे, बाकी कॉमर्स के टीचर जो भी पढ़े हैं वो भी सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, क्योंकि पढ़ के हम लोग भी आए हैं, है कि नहीं बात, पढ़ा सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि हर टीचर की अपनी एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, एक अपना फेवरेट हिस्सा होता है जिसपे वो मेहनत किए होते हैं, जो लगातार वो पढ़ाए रहते हैं। और जिस चीज में लगातार वो पढ़ाए रहते हैं वो उनका स्पेशलाइज हो जाता है, वो उनमें उनकी कार्यकुशलता अच्छी हो जाती है, यही बात है। तो इसी तरह से एक व्यक्ति को अगर एक ही काम सौंपेंगे तो उसकी कार्यकुशलता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरी बात क्या होगा, अगर कोई त्रुटि होता है तो उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो सकता है ना बात। अगर कोई गलती हुआ कैशबुक में तो कैशबुक वाला व्यक्ति पकड़ा जाएगा कि भाई क्यों गलत की हो। अगर कोई क्रय बही में कोई गड़बड़ हुआ तो क्रय बही वाला व्यक्ति पकड़ा जाएगा कि क्यों गलत हुआ है ना बात। तो इससे उत्तरदायित्व का निर्धारण भी आसान होता है, तो ये भी इसका जो है महत्व है। नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट है त्रुटियों की कम संभावना। अब सीधी सी बात है, अगर ढेर सारे काम एक साथ करेंगे तो गलती होने के चांसेस हैं, लेकिन आप एक ही काम करेंगे, निश्चित काम करेंगे, एक ही तरह का काम करेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगा, है ना बात, यही यहां पर है। तो सहायक बही में लेखांकन का दायित्व एक व्यक्ति के ऊपर होने से व्यक्ति अपना कार्य सावधानी पूर्वक करता है, जिससे त्रुटि की कम संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात है, नेक्स्ट है छल कपट एवं जालसाजी में कमी। इसके साथ साथ छल कपट एवं जालसाजी में भी कमी होता है, क्योंकि एक ही सौदे हैं वो दो जगह दो अलग अलग व्यक्ति लिख रहा है। आप अगर यहाँ पे कुछ करेंगे घपला, वहां पे पकड़ा जाएगा, है कि नहीं बात। इसीलिए छल कपट और जालसाजी होने का भी कम संभावना है। जैसे आपने रोकड़ बही में एंट्री कर दिया है, अब उसी चीज का लेखा अगर कहीं और भी हो रहा है, दूसरे बही में भी हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे लेजर में उसका लेखा हो रहा है, तो अगर आपने यहाँ पे कुछ छल कपट किया तो वहां पे वो पकड़ा जाएगा, है कि नहीं बात। तो इस वजह से यहाँ पर जब एक ही काम में जो है 8 लोग इन्वॉल्व में, 10 लोग इन्वॉल्व में, इस तरह से अगर मिलकर के काम किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति छल कपट करने में डरेगा कि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो वहां पे पकड़े जाएंगे, फंसना तो है, इसलिए कम से कम होने का संभावना रहता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा पृथक पृथक सहायक बहियों में व्यवहार उल्लिखित करने से व्यवसाय में छल कपट एवं जालसाजी की संभावना कम हो जाती है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा की गई जालसाजी दूसरे व्यक्ति की सहायक बही से आसानी से ज्ञात हो सकती है कि नहीं बात। एक व्यक्ति अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति के द्वारा वो पकड़ा जा सकता है, इसीलिए छल कपट की भी संभावना यहाँ पे बहुत ही कम है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लाने ले जाने में सुविधा। लाने ले जाने में भी आसान होता है, क्यों, क्योंकि जब विशेष प्रकार की सहायक बहियां होती है तो उनका आकार प्रकार सब चीज बहुत छोटा हो जाता है, हल्का हो जाता है। जनरल अगर बात करें तो जनरल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ढेर सारे सौदे उसमें लिखना है तो वो भारी भरकम हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। लेकिन छोटे छोटे अगर सहायक बहियों की बात करें तो वो क्या होंगे, वो रजिस्टर बहुत हल्के हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा, तो इसीलिए उनको आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं। तो यही बात है, सहायक बहियों का आकार सामान्य होती है, अतः इसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या, लोचशीलता। लोचशीलता भी है, यानी एक बात जानिएगा कि जनरल बहियों, जो जनरल की सहायक बहियां है ना, इनकी फिक्स संख्या नहीं है कि 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, ये कोई फिक्स संख्या नहीं है। बात समझे, ये डिपेंड करता है व्यापारी के ऊपर कि व्यापारी अपने व्यापार में कितनी सहायक बहियों को रखना सही समझता है। वो व्यापारी के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो 4 बहियों को रख ले, वो चाहे तो 6 बहियों को रख ले, वो चाहे तो 8 बहियों को रख ले, वो चाहे तो 10, 12, 14, 15, 18 जितने भी उतने प्रकार की बहियों को बना सकता है अपने अपने व्यापार की सौदों के अनुसार, उसके मन के ऊपर है।
ठीक बात। तो यही चीज यहां पर बोल रहा है क्या, कि सहायक बहियों की संख्या निश्चित नहीं होती, समय समय पर व्यवसाय की आवश्यकता एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है। अगर आवश्यकता आपको जो है बस 3 बही का है तो 3 रख लीजिए, अगर आवश्यकता आपको जो है दिख रहा है 6 बही का तो 6 रख लीजिए, अगर आवश्यकता आपको 10 बही का दिख रहा है तो 10 रख लीजिए, 14 का दिख रहा है तो 14 रख लीजिए। ये सब कुछ आपके व्यापारी के अपनी आवश्यकता अनुसार चलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रमुख बहियों की संख्या निश्चित है, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लेन देन ढूंढने में सुविधा। अब इस चीज को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि सहायक बहियों की संख्या कितनी है, तो वहां जब ये बात पूछा जाता है तो वो प्रमुख सहायक बहियों की संख्या की बात करता है, और प्रमुख बहियों की सहायक बहियों की संख्या निश्चित है, वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात देखिए, लेन देन ढूंढने में सुविधा। तो एक ही प्रकृति के समस्त व्यवहारों का उल्लेख एक सहायक बही में होने से उस प्रविष्टि की लेन देन की जानकारी तिथिवार पूर्ण विवरण के साथ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। जैसे रोकड़ बही से रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान, क्रय बही से उधार माल का क्रय, विक्रय बही से उधार के क्रय की जानकारी एक ही स्थान पर हो जाता है। तो ये बात तो आपको पता है ना कि विशेष विशेष प्रकार के सौदों को विशेष बहियों में लिखा जाता है, इस वजह से ढूंढना भी आसान है ना बात। लेन देन को बहुत ढूंढना आसान है। अगर आपको नगद व्यवहार का लेन देन का जान करना है, रोकड़ बही पकड़ लेंगे, उसमें मिल जाएगा उस व्यवहार का। अगर आपको उधार व्यवहार का जांच करना है, वो भी उधार क्रय का जांच करना है, तो क्रय बही आप पकड़ लेंगे। अगर उधार विक्रय का जांच करना है, विक्रय भी आप पकड़ लेंगे, उसी में आपको मिल जाएगा। तो इसमें ढूंढना भी आसान हो जाएगा। अब वही चीज अगर जनरल में होता, अब ढूंढो भाई, डेट ढूंढो, डेट के बाद जो है आप उसका कॉलम खोजो, फिर उस डेट में कितने सौदे हुए उन सौदों को पूरा ढूंढो, लंबा समय लगेगा। और इसमें फट से लिया वो भाई, और वहीं पे वो आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि सौदे कम होंगे तो ढूंढना आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है आंतरिक परीक्षण में आसानी। इसके साथ साथ इससे आंतरिक परीक्षण में भी आसानी होता है। एक ही प्रकार के समस्त लेन देन एक विशिष्ट बही में एक ही स्थान पर होने से आंतरिक परीक्षण होने में सुविधा होती है। जैसे जैसे उधार क्रय के समस्त व्यवहार उधार क्रय बही में होने से इसका प्रमाणक से मिलान सरलता से किया जा सकता है। आंतरिक परीक्षण यानी अब हम सब सौदों को लिख दिया और स्वयं भी जांच करते हैं ना, किसी भी चीज को करने के बाद, है कि नहीं बात। किसी भी कार्य को करने के बाद स्वयं जांच करते हैं ना कि हमने सही किया है कि नहीं। तो जब हम आंतरिक परीक्षण करेंगे तो हमारा क्या होगा, हम प्रमाणक से अपने सारे के सारे सौदों को आराम से मिला पाएंगे, क्योंकि हमारे सौदे जिस भी प्रकार का परीक्षण करना चाहते हैं उस प्रकार के भाई से हम उठा करके उसको मिला पाएंगे। तो कुल मिला के यही है कि बढ़ गया चीजें तो आसान हो गया, है ना बात। यही तो आपको हर बार समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हिसाब की सुरक्षा। भाई हिसाब की भी सुरक्षा होती है। सहायक बहियों में लेन देन का हिसाब सुरक्षित होता है। किसी एक सहायक बही में नष्ट होने या खो जाने से समस्त सूचनाएं नष्ट नहीं होती, है कि नहीं बात। बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे, जब ज्यादा पैसा देते थे तो बोलते कि एक जेब में मत रखना, है ना बात। इसीलिए कई जेब बनते थे। पुराने जो जमाने के लोग हैं उनसे पूछेगा, उनके जो पैंट्स होते थे ना उसमें कई जेब होते थे। अगल बगल का होता था, एक चोर जेब होता है, पीछे जेब होता है, पीछे भी 2 जेब होता था, अलग अलग तरह का होता था। जो ऊपर के शर्ट होते हैं उसमें भी जो है ऊपर सामने भी जेब होता था, अंदर भी जेब होता था, कई तरह के होते थे, ठीक है। तो ऐसा क्यों बनाते थे पहले के लोग, सुरक्षा के ध्यान में रखते, क्योंकि पहले सारा लेन देन नगद ही होता था, सबके पास पैसा ही रहता था। तो इस प्रकार से वो जेब बनाते थे कि हमारा जो पैसा रहे वो सुरक्षित रहे, ठीक बात। तो इतने जेब में अलग अलग जगह पे पैसा रखते हैं कि अगर पॉकेट मार आया भी और चोरी हुआ भी तो भाई एक ही पैकेट से पैसा जाएगा, दूसरा तो बच जाएगा ना, है कि नहीं बात। आपका एक ही जेब से पैसा चोरी होगा, दूसरा तो बच जाएगा, तीसरा तो बच जाएगा, हर जगह रखें वहां तो बच जाएगा, है कि नहीं बात। तो यही सेम काम यहाँ भी है। यहाँ भी ऐसा ही है कि आपका क्या हो रहा है कि हिसाब किताब की अगर हम बात करें तो कई बहियों में है। अगर एक बही मान लीजिए नष्ट हो गया, किसी वजह से खराब हो गया, कुछ भी हो गया, जल गया, चूहा काट लिया, या कोई भी रीजन है जिसकी वजह से वो खराब हो गया, तो कम से कम बाकी तो सुरक्षित है, सारी सूचनाएं तो नहीं खोया ना। तो यही बात है। लेकिन जनरल अगर एक साथ बनाते हैं और जनरल की बही में अगर कुछ हो जाए तो पूरे के पूरे सूचनाएं एक बार में ही पूरा खत्म, समझ रहे बात। तो ये भी इसका एक जो है फायदा है, हिसाब की सुरक्षा मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं सहायक बहियों के प्रकार। तो सहायक बहियों के प्रकार को हम लोग इस तरह से समझते हैं, ठीक है। हम लोग का जो हेडिंग है सहायक बहियों का प्रकार, उसे हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि टोटल कितने प्रकार के हमारे सहायक बहियां होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि सहायक बहियों का अपना कोई निश्चित प्रकार नहीं होते, है ना बात। सहायक बहियों का प्रकार की अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया कि आपको सहायक बहियों का प्रकार जो है व्यापार के आवश्यकता अनुसार घटता बढ़ता है। व्यापारी अपने हिसाब से ढूंढता है कि वो कितना रखना चाहता है, वो आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकता है, आवश्यकता अनुसार घटा भी सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सहायक बहियां टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रमुख प्रकार के होते हैं, ठीक है। 8 प्रमुख प्रकार है इसका, ठीक। कितना, 8 प्रमुख प्रकार। अगर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में होगा तो 8 पे आप टिक लगा देंगे, ठीक। बात समझ में आया कौन कौन से होते हैं, तो देखो नाम देख लीजिए। सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं रोकड़ बही। अच्छा, बही या पुस्तक एक होता है, ठीक है।
हम पहले में बता दे रहे हैं, रोकड़ बही या पुस्तक, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। बात समझे। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं कैश बुक, इंग्लिश में क्या हो गया, कैश बुक। दूसरा हमारा हो गया क्या, दूसरा हो गया क्रय बही, जिसे हम लोग कहेंगे परचेज बुक। तीसरा हमारा हो गया क्या, क्रय वापसी बही, क्रय वापसी बही, जिसे हम लोग कहेंगे क्या, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है। चौथा हमारा क्या हो गया, विक्रय बही, जिसे हम लोग कहेंगे सेल्स बुक, ठीक है। फिर हमारा अगला हो गया विक्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया क्या, प्राप्य बिल पुस्तक, या प्राप्य बिल वही भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। फिर उसके बाद हमारा हो गया देय बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक, जिसे हम लोग कहेंगे क्या, बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक। और लास्ट में हमारा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य जर्नल, क्या कहते हैं, मुख्य जर्नल, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जर्नल प्रॉपर। यहां पे हम आपको लिख दे रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल प्रॉपर। तो टोटल इतने प्रकार के हमारे 8 प्रकार की हमारे सहायक बहियां बनती। अब कौन सी बही में क्या क्या लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिए कौन सी बही में हमारा जो है क्या क्या लिखा जाता है। तो देखो भाई, रोकड़ बही में याद रखिएगा जितने भी नगद लेन देन होते हैं, ठीक है, नगद लेन देन, यानी अगर आपको नगद पैसा कहीं से मिल रहा है या आपका कहीं पे पैसा नगद जा रहा है, उसी का हिसाब किताब इसके अंदर लिखा जाता है। यानी उसी प्रकार के व्यवहारों को लिखा जाएगा, सारे व्यवहार नहीं लिखे जाएंगे, केवल नगद लेन देन को इसके अंदर लिखा जाएगा। क्रय बही में बात किया जाए तो इसके अंदर केवल और केवल उधार क्रय का लिखा होगा। अगर आपके व्यापार में आपने कभी भी उधार क्रय किया है तो उसके इसके अंदर लिखा जाएगा। विक्रय वापसी बही में आप समझ गए कि, सॉरी, क्रय वापसी बही में, क्रय वापसी बही में आपने समझ गया कि यहाँ पर जो है क्रय की वापसी के बदले लिखा होगा, ठीक है। अगर माल खरीदा है और उसे वापस किया गया तो उसका लेखा इसके अंदर होगा, ठीक है। सेल्स बुक की बात किया जाए तो इधर क्या होगा, इसमें जो है केवल उधार विक्रय का लेखा होगा। अगर आपने उधार में माल बेचा है तो उसका लेखा होगा। अच्छा, उधार ही क्यों, क्योंकि नगद वाला आप समझिएगा कैश बुक में जाएगा, है कि नहीं बात, नगद का लेखा तो हमारा है ही ना, नगद लेन देन वाला, तो वो उसमें जाएगा, तो उधार वाला इसके अंदर जाएगा। फिर इसके बाद विक्रय वापसी बही में हमारा विक्रय की वापसी का लेखा होगा, माल जो बेचा है अगर वो वापस आ गया तो उसका लेखा इसके अंदर होगा, ठीक है, बात क्लियर है। फिर हमारा जो ये प्राप्य बिल पुस्तक है, तो एक हमारा बिल्स होता है जिसमें हम लोग उधार जब लेन देन करते हैं ना, उसके उपलक्ष्य पे लिखा जाता है। अगर आपने किसी को उधार माल बेचा है, आपको लग रहा है कि वो पैसा नहीं देगा, तो एक डॉक्यूमेंट आप बना देंगे जिसपे उसका सिग्नेचर करा लेंगे, वो डॉक्यूमेंट बिल हो जाएगा, उसका पैसा देने का उसमें वादा रहेगा, मतलब आपने उसको आदेश दिया, वो आदेश मान लिया रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो आपको पैसा देगा, ये बात निश्चित हो जाता है, तो वो बिल आपको मिलने वाला रहता है, इसलिए उसको प्राप्य बिल कहते हैं। और यही काम अगर सामने वाला कर दिया है, आपने किसी से उधार खरीदा है और वो आप पे बिल लिख दिया और आपने उसको स्वीकार कर दिया, तो वो बिल आपके लिए देय बिल हो जाएगा, ठीक है। तो मिलने वाले बिल का लेखा जब होगा, जिसको हम लोग बीआर कहते हैं, तो बीआर का लेखा इसमें होता है, ठीक है। बीआर का लेखा हमारा प्राप्य बिल पुस्तक में होता है। और उसी तरह हमारा बीपी जो होता है, बीपी का लेखा कहां होगा, बीपी का लेखा हमारा इसके अंदर होता है। और सबसे आखिरी जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जनरल प्रॉपर। अब जनरल प्रॉपर में क्या लिखा जाता है, तो देखिए इस सभी में जो चीजें लिखने से बच जाता है, जो चीज लिखने से छूट जाता है, ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई सौदा जो इन सातों के सातों हमारी सहायक बहियों में हम लोग नहीं लिख पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर एक्चुअल में जनरल एंट्री होता है,
जिसमें हमारा ये सारी चीजों में जिस चीज को हम नहीं लिख पाते वो जनरल एंट्री बना करके उसमें लिख देते हैं, उसी को हम लोग जनरल प्रॉपर करते हैं। ठीक बात। तो ये हमारा क्या होगा, जैसे इसमें क्या चीजें लिखा जा सकता है, तो देखो भाई अगर हमने उधार मशीन खरीदा है तो किसमें लिखेंगे, अब मशीन हमारा संपत्ति ना, उधार में खरीदते हैं। नगद खरीदते तो कैश बुक में चला जाता, उधार खरीदते हैं, उधार खरीदे हैं तो क्रय बही में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें उधार क्रय, लेकिन किसका क्रय, माल का क्रय। ठीक है, अब उधार क्रय का मतलब यहां पर समझते हैं किसका क्रय, माल का क्रय, इसी का लेखा की बात होगा। ठीक है, बात समझे ना कि संपत्ति का। तो संपत्ति का अगर उधार क्रय किया तो वो कहां लिखा जाएगा, जनरल प्रॉपर में लिखा जाएगा। बात समझे, तो जनरल प्रॉपर में उन्हीं को लिखना है जो बाकी सहायक बहियों में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग जनरल प्रॉपर में उठा करके लिखते हैं। ठीक बात। अब बात करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। हम लोगों को जो है ना सहायक बहियों के प्रकार में सबसे मेन चीज हम लोग को क्या पढ़ना है, वो रोकड़ बही के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में, रोकड़ बही के बारे में। तो हम लोग आज की क्लास का रोकड़ बही वाला टॉपिक शुरू करते हैं। तो समझते हैं पहले कि रोकड़ बही क्या होता है। ठीक है, रोकड़ बही या रोकड़ पुस्तक, बस यही हम लोग को समझना है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये रोकड़ बही होता क्या है, रोकड़ पुस्तक होता क्या है, ये बात देख लेते हैं। चलिए, अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए, आधुनिक व्यावसायिक जगत में लेखांकन की प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में रोकड़ बही सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सभी प्रकार की नगद प्राप्तियों, ठीक है, एवं भुगतानों का उल्लेख किया जाता, चाहे वह गत वर्ष से हो, ठीक है, चाहे वह गत वर्ष से संबंधित हो अथवा चालू वर्ष से संबंधित हो, ठीक है, अथवा भावी वर्ष से संबंधित हो। मतलब कुल मिला के ये बात समझिएगा, जो हमारा कैश बुक होगा ना, उस कैश बुक के अंदर, रोकड़ पुस्तक के अंदर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के नगद लेन देन का लेखा होगा। कौन सा नगद लेन देन में क्या हो सकता है, नगद लेन में दो प्रकार का लेन देन हो सकता है, या तो नगद प्राप्ति, ठीक है, पैसा आने का लेखा हो, या तो नगद भुगतान, पैसा जाने का लेखा हो। और वो जो नगद प्राप्ति या नगद भुगतान है उसका संबंध अगर पिछले वर्ष का होगा ना तो भी आप कैश बुक में लिखेंगे, अगर चालू वर्ष का होगा ना, इस वर्ष का होगा तो भी आप कैश बुक में लिखेंगे, और भावी वर्ष का होगा ना तो भी आप कैश बुक में लिखेंगे। मतलब पिछले वर्ष का बकाया अगर आपको मिल रहा है तो भी आप लिखेंगे, इस वर्ष का पैसा मिल रहा है तो भी आप लिखेंगे, और अगले वर्ष का आपने एडवांस में भुगतान कर दिया तो भी आप लिखेंगे। समझे, यही बात है। तो किसी भी वर्ष से उसका संबंध हो, आपको वो दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना जान लीजिएगा कि इसमें नगद लेन देन का लेखा होगा। ठीक बात, यही बोल रहा है। यह पुस्तक नकल बही यानी जनरल का एक भाग है, अतः इसमें की गई प्रविष्टियों की पृथक से जनरल प्रविष्टियां नहीं की जाती, इसे रोकड़ के जनरल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसे रोकड़ जनरल भी कहा जाता है क्योंकि ये रोकड़ बही है ना, और सहायक बहियां जितना भी उसके जगह पे आप जनरल वर्ड यूज कर सकते हैं कि रोकड़ जनरल, क्रय जनरल, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। ठीक बात, तो ये बात है। और जब भी हम लोग इसको बना लेते हैं, कैश बुक को बना लेते हैं, तो हमें अलग से कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। वो कैश बुक ही छोड़िए ना, आपने ये 8 के 8 पढ़ा ना, इन 8 में से जिनको भी हम लोग बना लेते हैं और उसके अंदर जिन सौदों का लेखा कर दिया, उन सौदों का अलग से आपको जनरल एंट्री करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सहायक बहियां इसीलिए बनी रहे ताकि जनरल ना किया जाए। ठीक है, तो ये बातें हो गया, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग, जो हमारा ये क्रय बही है ये हमारा कैसा है, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, क्रय बही की परिभाषा कई ढेर सारे हैं, इनमें से आप जो है कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सामान्य शब्दों में देख लीजिए कि रोकड़ पुस्तक या रोकड़ बही प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की प्रधान पुस्तक है, सबसे मेन है, जाहिर सी बात है। इस जिसमें वस्तु, संपत्ति, आय एवं व्यय से संबंधित समस्त नगद प्राप्तियों एवं भुगतानों का उल्लेख किया जाता है। परफेक्ट डेफिनेशन है, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, ये बढ़िया है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया है किसने, मुनरो ने। मुनरो ने कैसे बताया कि मुद्रा, चाहे वो सिक्के के रूप में हो, नोट के रूप में, चेक के रूप में, पोस्टल ऑर्डर के रूप में, बैंक अधिविकर्स के रूप में हो, या किसी भी रूप में, मुद्रा की बात होगा, कैश की बात होगा, चाहे वो किसी रूप में प्राप्त हो रहा हो, आपको डायरेक्ट कैश के रूप में, करेंसी के रूप में प्राप्त हो रहा हो, या आपको चेक के रूप में प्राप्त हो रहा हो, हुंडी के रूप में, या किसी भी रूप में प्राप्त हो रहा हो। ठीक है, मुद्रा है वो आपको प्राप्त हो रहा है मुद्रा के रूप में। तो उन मुद्रा की प्राप्तियों का और भुगतानों का जो अभिलेख होता है वो किसके में होता है, वो रोकड़ पुस्तक के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसी के लिए रोकड़ पुस्तक का प्रयोग होता है। और कार्टर ने भी कैसे बताया, तो देखिए, कार्टर के शब्दों में रोकड़ बही प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है जिसका उद्देश्य मुद्रा में सभी प्राप्तियों में भुगतानों का लेखा किया जाता है। तो कुल मिला के रोकड़ पुस्तक, एकदम आसान डेफिनेशन यही है कि रोकड़ पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें आपको नगद प्राप्ति, ठीक है, जिसको हम लोग कैश रिसिप्ट कहते हैं, और उसके साथ साथ क्या है, नगद भुगतान यानी कैश पेमेंट, इन दोनों का लेखा होता है। बात समझे, नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का लेखा इसके अंदर होता है। यही हमारा क्या है, यही हमारा है क्या चीज, रोकड़ पुस्तक। बात क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो रोकड़ बही की अपनी विशेषताएं देख लीजिए। विशेषताएं पॉइंट वाइज आप फटाफट देख सकते हैं कि रोकड़ बही की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहला, यह प्रारंभिक लेखा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण बही है, इसमें सभी की गई प्रविष्टियों की पृथक से पुनः जनरल प्रविष्टियां नहीं की जाती है। कोई भी सहायक बही होगा उसका दोबारा से जनरल एंट्री नहीं होगा, तो पहला विशेषता ये है। ठीक है,
दूसरा क्या है, इसमें केवल रोकड़ प्राप्तियों और रोकड़ भुगतानों की ही प्रविष्टि की जाती है, इसमें केवल नगद संबंधी लेन देन का ही लेखा होगा, चाहे पैसा है चाहे पैसा जाए बस उसी का लेखा होगा। तीसरा, यह दो भागों में विभक्त होती है, इसका बायां भाग नगद प्राप्ति तथा दायां भाग नगद भुगतान को दर्शाता है। और ये बात आपको फॉर्मेट में समझ में आएगा, जब इसका हम फॉर्मेट आपको बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो बायां भाग होता है ना, वो बायां भाग क्या दर्शाता है कि आपका नगद प्राप्ति क्या है, और दायां भाग जो होता है ना, दायां भाग दर्शाता है कि आपने नगद भुगतान कितना किया है। ये फॉर्मेट का हिस्सा है, ये आपको समझ में आएगा। फिर बता रहा है कि इसमें गत वर्ष, चालू वर्ष अथवा आगामी वर्ष से संबंधित सभी नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों की प्रविष्टियां की जाती है, चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत हो। इसमें सब प्रकार के नगद लेन देन का लिखा होगा, आयगत पूंजीगत हो कोई दिक्कत नहीं है। आयगत पूंजीगत क्या होगा आपको आगे चैप्टर्स में समझ में आएगा, ठीक है। आयगत पूंजीगत हो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है किसी भी वर्ष से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, बस नगद आया है या नगद गया है, बस इसी से मतलब रखना है। नगद आया नगद गया तो इसमें लिखा हो जाएगा, ठीक बात। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा बोलता है कि इसमें अदत्त अथवा उपार्जित प्राप्तियों भुगतानों की प्रविष्टियां नहीं की जाती है। अब ये क्यों नहीं किया जाता है, अदत्त का मतलब होता है बकाया, उपार्जित का मतलब भी हो गया बकाया, तो जो भी उपार्जित है, अदत्त है, बकाया है, उसका लेखा क्यों कर पाएंगे, उसका लेखा कैसे कर पाएंगे भाई। बकाया का मतलब अभी हुआ ही नहीं है, जब आपने, आपका बकाया वह है, आप पेमेंट किए ही नहीं तो आप इसमें क्यों लिखेंगे। जब आपका बकाया आया है, आपको पेमेंट मिला ही नहीं तो इसमें क्यों लिखेंगे। हमने आपको कब से बताया ना कि इसमें क्या है, इसमें केवल उन्हीं चीज को लिखा जाएगा जो नगद प्राप्ति है, नगद भुगतान है, बस उसी का लिखा होगा, ठीक है। तो ये भी अपनी एक विशेषता है। नेक्स्ट बात किया जाए तो इसमें जो है ना, प्रतिदिन प्रति सप्ताह एक निश्चित अवधि के पश्चात संतुलित कर इसका मिलान उपलब्ध रोकड़ से किया जाता है। अब इससे जो है ना, अब क्योंकि अब हमारा पैसा की बात है ना, तो पैसा का मिलान भी हम लोग करते हैं। जैसे अब आप लोग अगर व्यापारी होंगे, आपके घर में कोई कोई व्यापार करता हो तो दिखेगा, वो अपने गल्ले का मिलान करते होंगे, अपने पास अपना हिसाब किताब रखे होंगे, फिर अपने उनके पास जो कैश होता है उसका वो मिलान करते चलते हैं कि भैया जो हिसाब किताब उसी के हिसाब से हमारे पास पैसा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसी प्रकार से इसका भी मिलान होता रहता है। कैसे, वो मिलान कभी भी हो सकता है, प्रति सप्ताह भी हो सकता है, प्रतिदिन भी हो सकता है, एक निश्चित अवधि के पश्चात भी हो सकता है। फिर बोले क्या, इस बही में रोकड़ के साथ साथ बट्टा एवं बैंक शेष का भी हिसाब रखा जाता है, ठीक है। इसी वजह से रोकड़ बही के अपने प्रकार बन जाते हैं। तो इसमें जो है ना, आपको केवल नगद ही का हिसाब नहीं रखना, साथ ही साथ डिस्काउंट का भी इसमें लेखांकन हो जाता है, और इसके साथ बैंक का, बैंक बैलेंस का भी इसमें लिखा होता रहता है, ठीक है। तो इन सब का इसमें हिसाब हो जाता है। फिर क्या है, यह जर्नल का एक भाग होती है, ये बात ऊपर पहले लाइन में भी है। फिर इसमें उधार व्यवहारों का उल्लेख नहीं किया जाता है, बिल्कुल याद रखेगा, ये केवल रोकड़ बही है तो इसमें केवल नगद लेन देन होगा, उधार का लेखा नहीं होगा। फिर इसमें क्या है, इसमें सभी व्यवहारों की उनकी तिथि अथवा घटित घटना के क्रम में ही लिखा जाता है, यानी इसमें जो लेखा होता है वो क्या होता है, क्रमानुसार होता है। इसमें जो लेखा होता है वो क्रमानुसार और तिथिवार होगा, आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जर्नल का भाग है। जर्नल में भी इसी प्रकार से लिखा होता है ना, तिथिवार और क्रमानुसार, उसी तरह आपको इसमें भी लाइन बाय लाइन लिखा होगा, आगे पीछे नहीं कर सकते। जो सौदा पहले है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो सौदा बाद है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें लिखा होता है, ठीक बात। अब बात करते हैं हमारा इसके महत्व के बारे में। ये हम लोग जान गए सारी की सारी चीजें। अब महत्व देख लीजिए कि रोकड़ बही बनाने का आपका क्या फायदा है, क्या महत्व है, क्यों बनाया जाता है रोकड़ बही, इस बात को समझिए। तो रोकड़ बही का अगर हम महत्व की बात करें, क्यों बनता है रोकड़ बही, तो रोकड़ बही के महत्व को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है। सबसे पहला बात बोला है कि रोकड़ शेष के मिलान में सुविधा। पहला इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग रोकड़ शेष का मिलान कर पाए, हमारे पास कितना पैसा है और अभी इसमें कितना पैसा दिख रहा है, इसका मिलान करने के लिए। दूसरा क्या है, निर्णय लेने में सहायक। ये रोकड़ से संबंधित जो भी चीजें होता है उसका वो निर्णय ले सकता है। जैसे अब इसमें जो है प्राप्ति और भुगतानों का लेखांकन होता है। अगर देख रहे हैं कि भुगतान ज्यादा हो रहा है यानी व्यय ज्यादा हो रहा है, तो व्यय ज्यादा हो रहा है तो आप व्यय पे कंट्रोल करने के लिए इससे डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो निर्णय लेने में भी सुविधा प्रदान कर देता है। फिर इसके बाद क्या है, श्रम एवं समय एवं श्रम की बचत। जाहिर सी बात है, अब इसमें अलग से केवल रोकड़ का हिसाब किताब करना है तो आपको समय एवं श्रम की बचत होगा, क्योंकि आपको केवल उन्हीं सौदों को छाट के लिखना है जो क्या होगा, जो रोकड़ से संबंधित होगा, है ना बात। दूसरी बात, ये बहुत आसान भी होता है इसको करना, तो इसलिए भी समय एवं श्रम की बचत हो जाता है। और इसके बाद ना, जब ये आप बना लेंगे ना, तो इसको बनाने के बाद जहां भी आपका कैश बुक बन जाता है, याद रखिएगा, अगर आपने कैश बुक बना लिया है तो उस जगह पे आपको कैश लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। कैश लेजर का मतलब कैश अकाउंट, ठीक है। मतलब आपको कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो बना भी सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। कैश बुक अपने आप में कैश लेजर को जो है पूरा कर देता है, ठीक बात। तो इस वजह से भी समय एवं श्रम की बचत हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, विवादों, रोकड़ संबंधी विवादों के निर्णायन में सहायक। तो ये बात तो समझ में आ रहा है यार, अगर रोकड़ संबंधी कोई विवाद है, हमारे पास कैश बुक हम ले जाके दिखा देंगे, देखो भाई इस प्रकार से लेखांकन किया हुआ है, इस समय इतना पैसा तुम्हें दिया हुआ है, तुम कैसे बोल लो, ठीक है। तो ये विवादों को निपटारा में भी सहायता प्रदान करता है। फिर क्या है, बैंक व्यवहारों की जानकारी। इसमें हमारा एक कॉलम होता है बैंक कॉलम, ठीक है। इसमें हम लोग बैंक कॉलम में बैंक से संबंधित लेखांकन को भी करते हैं, ठीक है। बैंक से संबंधित लेखांकन भी इसके अंदर कर दिया जाता है बैंक कॉलम में। इस वजह से
ये बैंक संबंधी व्यवहारों का भी हिसाब किताब इससे हो जाता है, बैंक का भी आपका पूरा अलग से जानकारी मिल जाता है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें छूट एवं बट्टा की भी जानकारी, इसमें डिस्काउंट का भी कॉलम होता है जिसके जरिए आपको छूट की भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, डिस्काउंट के कॉलम के जरिए आपको क्या होता है, छूट की भी जानकारी मिल जाती है। बढ़िया तरीके से आप समझ जाते हैं कि छूट हमारा कितना है, कैसे है और क्यों है। ठीक है, कब कितना छूट प्राप्त हुआ है, कितना छूट दिया गया, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है इसके जरिए डिस्काउंट के कॉलम की वजह से। फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे साधारण रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही, इसी को हम लोग एक खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एक खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। इसमें होगा क्या, साधारण रोकड़ बही जिसे एक खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। अब इस रोकड़ बही के अंतर्गत, ठीक है, इस रोकड़ बही के अंतर्गत आपको ये बात जानना है कि इसमें केवल और केवल रोकड़ का ही हिसाब किताब का लेन देन का लेखा होगा। ठीक है, इसमें केवल एक अमाउंट के लिए, ठीक है, धनराशि के लिए, बात समझ आए, इसमें धनराशि के लिए इसमें धनराशि के लिए केवल एक खाना होता है, खाना मतलब कॉलम। ठीक है, इसमें धनराशि के केवल एक खाना होता है, एक कॉलम होता है। बात समझ में आ रहा है, तो बस यही बात है कि इसी वजह से ये साधारण रोकड़ भी है। और इसमें केवल और केवल आपको नगद के हिसाब से ध्यान रखना है, यानी इसमें आप देखेंगे कि कहाँ नगद प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ नगद प्राप्त हुआ है इसका लेखा करेंगे, और उसके साथ साथ जो है कहाँ नगद भुगतान हुआ है इसका लेखा करेंगे, कहाँ नगद भुगतान हुआ है इसका लेखा करेंगे। बस इन्हीं दोनों से आपको यहाँ पर कोई मतलब लेना है, बाकी कोई और चीज पे आपको ध्यान नहीं लगाना है। यही होता है साधारण रोकड़ भाई। ठीक है, इसका फॉर्मेट समझिए, फिर न्यूमेरिकल देखिए तो आपको ये बात पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जब भी हम लोग साधारण रोकड़ भाई बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देंगे सिंपल कैश बुक, या तो ये हेडिंग डाल देंगे, या फिर हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं क्या, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, एक खाने वाली रोकड़ भाई, ये दोनों में से कोई भी आप हेडिंग डाल देंगे। फिर इसमें जो है कितने कॉलम बनते हैं, देखिए इस तरह से हम लोग का फॉर्मेट जो ड्रॉ होता है, इस फॉर्मेट में हमारा ऐसे करके एक अमाउंट के लिए कॉलम होता है, फिर वाउचर नंबर और एलएफ के लिए हमारा कॉलम होता है, फिर उसका डेट ऑफ पर्टिकुलर्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे डेबिट के लिए हो गया। फिर क्रेडिट के लिए भी हम लोग इसी तरह से देखते हैं, क्रेडिट के लिए एक अमाउंट के लिए कॉलम होता है, फिर वाउचर नंबर और एलएफ के लिए कॉलम होता है, फिर डेट ऑफ पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है। तो इस हिसाब से टोटल कितने कॉलम है, गिनिए कितने कॉलम हो गए। ये डेट हो गया, फिर पर्टिकुलर्स हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर्स हो गया, फिर वाउचर नंबर हो गया, फिर एलएफ हो गया, फिर अमाउंट। एलएफ होगा याद रखिएगा, क्योंकि ये जर्नल का ही भाग है ना, जर्नल में जैसे एलएफ होता है उसी तरह यहाँ भी एलएफ होगा। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर हो गया क्या, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ये हमारा क्रेडिट हो गया। इस तरीके से फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया किसका, कैश बुक का। कितने कॉलम होंगे टोटल, 10। 5 हो गया हमारा डेबिट में, 5 हो गया क्रेडिट में। ठीक है, टोटल हमारे 10 कॉलम होते हैं किसमें, हमारे सिंपल कॉलम कैश बुक में। बात क्लियर है। अच्छा, अब सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका रूल यही याद है, जब भी पैसा आएगा यानी पैसा बढ़ेगा तो हम लोग इधर डालेंगे, इसको हम लोग कैश रिसिप्ट कॉलम कहते हैं, यानी नगद प्राप्ति का हिस्सा हो गया ये। ठीक है, ये नगद प्राप्ति का हिस्सा हो गया। और जब भी पैसा जाएगा यानी पैसा घटेगा तो हम लोग इधर लिखेंगे, यानी ये हो गया कैश पेमेंट। ठीक है, तो जब भी भुगतान होगा तो हम लोग का इस साइड जाएगा, किधर, क्रेडिट में, और जब भी पैसा आएगा तो वो किस साइड जाएगा, डेबिट में जाएगा। ठीक, यही इसका सिंपल सा रूल है, बस, और बहुत ज्यादा कोई नियम कानून इसमें नहीं है। बात समझ में आया। अब चलिए इस चीज को हम लोग न्यूमेरिकल के जरिए समझते हैं। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों का एक स्तंभी रोकड़ बही में लिखा कीजिए। ठीक है, हमें किस में करना है, एक स्तंभी रोकड़ बही में, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक में, यानी हमारा सिंपल कैश बुक में। ठीक, अब हम लोग पढ़ते चलते हैं, कहां से पैसा आ रहा है कहां पैसा जा रहा है, बस इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि इसका जब भी शेष होगा, ठीक है, जब भी शेष होगा तो उस शेष को हम लोग डेबिट में डालते हैं। रोकड़ बही का शेष डेबिट होता है इसलिए डेबिट में डालते हैं। और जब भी अधिविकर्ष होगा, ठीक है, जब भी अधिविकर्ष होगा, अधिविकर्ष का मतलब होता है शेष से ज्यादा निकलना, तो अधिविकर्ष होगा तो क्रेडिट में डालेंगे। इस बात को भी आपको एक रूल की तरह याद रखना है, शेष होगा तो डेबिट में, अधिविकर्ष होगा तो क्रेडिट में। ठीक, चलो भाई, अब बोल रहा है क्या, पहला 1 अप्रैल 2020, पहला बोल रहा है प्रारंभिक शेष कितना, 82,780। तो ये किधर जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, है ना बात, डेबिट में जाएगा कि नहीं,
क्योंकि शेष है, शेष का मतलब हमने क्या बताया, डेबिट में जाना है। ठीक है, किस तरह से जाएगा, टू बैलेंस बीडी करके, ओपनिंग प्रारंभिक शेष को बीडी करके लिखते हैं, अंतिम शेष को सीडी करके लिखते हैं। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी करके हमारा डेबिट में जाएगा। फिर बोल रहा है कि हमारा नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा कहां जाएगा बताइए, माल खरीदने से पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, आपको कैश रिसिप्ट होगा कि कैश आप पेमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने का मतलब किधर जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, आया डेबिट में, गया क्रेडिट में। ठीक, फिर उसके बाद जो है संजय से उधार माल खरीदा, कहां जाएगा, उधार माल खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, कुछ नहीं होगा, उधार है ना, उधार में ना आया ना गया, तो इसी वजह से इसका कोई भी लेखा नहीं होगा। ठीक बात। फिर उसके बाद माल बेचा, माल बेचने से क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा, अगर हम माल बेचेंगे तो हमारा जाहिर से बता हमारे पास पैसा आएगा ना, तो ये कहां जाएगा, ये हमारा जाएगा डेबिट में। ठीक, फिर संदीप को उधार माल बेचा, फिर से उधार हो गया, यानी इसका लेखा नहीं होगा। फिर मशीनरी खरीदा, मशीन खरीदा तो हमारा क्या होगा, मशीन खरीदने पर पैसा आएगा कि जाएगा, खरीदने पर पैसा का भुगतान करेंगे, जाएगा, तो ये कहां जाएगा, क्रेडिट में। फिर संजय को भुगतान किया, संजय को भुगतान करेंगे तो पैसा आ रहा है कि जाएगा, जाएगा, तो ये कहां जाएगा, क्रेडिट में। फिर संदीप से रोकड़ प्राप्त हुई, रोकड़ प्राप्त होना मतलब पैसा आ रहा है, तो कहां जाएगा, डेबिट में। फिर उसके बाद सोम प्रकाश को किराया चुकाया, ठीक है, सोम प्रकाश को किराया चुकाया, तो किराया देने से भी हमारा क्या होगा, पैसा जा रहा है ना, तो ये भी कहां जाएगा, ये भी हमारा क्रेडिट में जाएगा। और फिर बात बोला है वेतन दिया, वेतन देने से भी हमारा पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा, जाहिर से वेतन देने पे भी पैसा जाएगा, तो ये भी कहां जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, तो हमें सब पता चल गया क्या डेबिट में जाएगा, क्या क्रेडिट में जाएगा, है ना बात, और कुछ तो दिया नहीं है इसमें, हाँ और कुछ नहीं दिया है। ठीक बात। अब हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन देखते हैं, फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे, सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कॉलम, सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ भी, सिंगल कॉलम कैश बुक लिखिए, सिंपल कैश बुक लिख दीजिए। ठीक है, सिंपल कैश बुक लिख करके हम लोग इस तरह से कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। कॉलम में आपको पता है टोटल कितने, 5 कॉलम दोनों साइड हो जाएंगे। ठीक बात। ठीक है बात, ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। ये हो गया हमारा क्रेडिट का हिस्सा, ये हो गया हमारा अमाउंट, रुपए का सिंबल LF, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, डेट। ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया क्या, अमाउंट, रुपए का सिंबल LF, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, डेट, और ये हो गया डेबिट। ठीक है, तो ये हम लोग बना लिए। अब एक एक चीज को लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सारे चीजों को यहाँ पे समझ ही चुके हैं, कौन सा चीज डेबिट में जा रहा है, कौन सा चीज क्रेडिट में जा रहा है, बस इसी को लिख के फटाफट हम लोग बना लेंगे। जब से सबसे पहले हमारा प्रारंभिक शेष है, तो डेट में हम लोग पहले दोनों साइड साल लिख देंगे, कितना है 2020, 2020 का लिखा हो रहा है ना, तो दोनों साइड हम लोग 2020 लिख दिए। ठीक है बात। और हमारा पहला 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को हम लोग का क्या हुआ है, बैलेंस है, तो हम लोग उस बैलेंस को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस BD, कितने रुपए का बैलेंस है हमारा, तो हमारा जो बैलेंस है वो है 82,780, तो हम लोग डाल देंगे 82,780। फिर दूसरा हमारा काम क्या है, दूसरा हमारा देख रहे हैं, तो फिर हमारा 3 अप्रैल को नगद माल खरीदा है, क्रेडिट में जा रहा है, तो हम लोग लिख देंगे क्रेडिट में अप्रैल 3 खरीदा है ना, अप्रैल 3 खरीदा है, तो हम लोग लिख देंगे बाय परचेज। ठीक है, बाय परचेज कितने का खरीदा है, तो वो खरीदा है 16,500 का, तो हम लोग डाल देंगे 16,500। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय, लेजर की तरह एकदम वैसा ही। ठीक है, टू और बाय करके हम लोग लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला देख लीजिए, अगला हमारा जो है ये 5 तारीख वाला तो उधार था तो लेखा नहीं होगा, 8 तारीख वाला माल बेचा है, डेबिट में जाएगा 22,100, माल बेचा है 8 तारीख को। ठीक है, 8 तारीख को हम लोग लिख देंगे टू सेल्स, डेबिट में जाएगा कितना था, वो हमारा हो गया 22,100, 22,100। ठीक है, तो 22,100 हम लोग यहाँ डाल देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा फिर से उधार माल बेचा, ये जाएगा नहीं। फिर हमारा मशीन खरीदा है, क्रेडिट में जाएगा 15 अप्रैल को, मशीन खरीदा था बाई मशीनरी। ठीक है, कितना तारीख है, 15 तारीख, 15 तारीख को हम लोग डाल देंगे बाई मशीनरी। मशीन जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते तो संपत्ति नाम से ही लिखते हैं ना, इसलिए बाई मशीनरी करके जा रहा है। ठीक है, बाई मशीनरी कितने रुपए का, 18,200, 18,200 हमारा यहाँ भी चला गया।
फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, फिर हमारा है संजय को भुगतान दिया है 20 तारीख को, तो 20 अप्रैल को हम लोग का 20,000 यहाँ पे लिख देंगे, संजय को भुगतान किया। ठीक है, तो 20 अप्रैल हो गया, बाई संजय नाम है। ठीक है, कितना 20,000 का भुगतान किया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट, संदीप से रोकड़ प्राप्त हुआ है कितना 25,000 का, तो ये डेबिट में जाएगा क्योंकि रोकड़ प्राप्त हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे 22 तारीख अप्रैल 22 को संदीप से रोकड़ प्राप्त हुआ, तो हम लोग लिख देंगे टू संदीप। ठीक है, टू संदीप कितना प्राप्त हुआ है 25,000, है कि नहीं बात, 25,000 प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद हमारा अगला जो है सोम प्रकाश से किराया चुकाया, सोम प्रकाश को किराया चुकाया। ठीक है, 5,300, तो 28 अप्रैल को किराया चुकाया, बस हमने इससे मतलब है, किसको चुकाया इससे नहीं, 28 तारीख को, तो हम लोग यहाँ पे बाई रेंट लिखेंगे, उसका नाम नहीं लिखेंगे सोम प्रकाश, क्योंकि हम लोग किराया चुकाया। ठीक है, कितने रुपए का चुकाया है 5,300, तो हम लोग 5,300 यहाँ भी डाल देंगे। फिर नेक्स्ट बात अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारा वेतन दिया है कितना 7,800 को 30 अप्रैल को, तो हम लोग 30 अप्रैल को डाल देंगे 7,800 वेतन दिया। ठीक है, 30 अप्रैल लिख देंगे बाई सैलरीज 7,800। इस प्रकार से जितनी भी चीजें जाना था वो सारी चीजों को हम लोग लिख दिया। तो ऐसा नहीं कि हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व, नहीं, अब लास्ट में हम लोग बैलेंस भी निकालेंगे, डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे और फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं, पहले हम लोग डेबिट में जोड़ते हैं, यहाँ पर हम जोड़ के आपको दिखाते हैं। अगर हम लोग डेबिट में जोड़ें तो कितना आ रहा है भाई, 780 और 100, 880 हो गया यहाँ पे। ठीक बात, फिर उसके बाद 2 2 4 और 5 5 4 9 हो गया। ठीक बात, फिर उसके बाद 8 2 10 2 12 12 हो गया। 1,29,880 ये डेबिट में हो रहा है, क्रेडिट में जोड़ लेते हैं। क्रेडिट में जोड़ेंगे तो 500 2 700 3 1,000 और 1 1800, 1800 का 800 हम लिख दिया, हासिल लग गया 1, तो 6 1 7 8 7 15 15 5 20 7 27 27 का 7 हो गया, हासिल लग गया 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 6 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 67,800। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो हमारा किधर कम पड़ रहा है, क्रेडिट में कम पड़ रहा है ना, तो क्रेडिट में हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी। और अप्रैल है, अप्रैल का आखिरी डेट 30 होता है, तो 30 तारीख को हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, जिधर कम पड़ेगा उधर ही हम लोग को सीडी करना है। ठीक है, कम किधर पड़ रहा है क्रेडिट में ना, तो क्रेडिट में हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी यानी अंतिम बैलेंस, और घटा देंगे वही हम लोग डाल देंगे, तो कितना कमी पड़ रहा है, 0 में से 0 गया तो 0। ठीक है, 8 में से 0 गया तो 8, फिर 8 में से 8 गया तो फिर 0, फिर 9 में से 7 गया तो हो गया 2। ठीक है, और फिर 12 में से 6 गया तो 6, 62,080 रुपए हमारा यहाँ पर आ गया। और इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा खाता बंद हो जाएगा, कितना अधिक वाला लिखते हुए 1,29,880। ठीक है, समझ में आया कैसे बनेगा, इस तरीके से हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक हो गया कंप्लीट। बात क्लियर है, बढ़िया से, चलो भाई, तो यहां तक बातें समझ में आ गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अभी हुआ सिंगल कॉलम कैश बुक, अब हम लोग सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक की वो कैसे बनता है, तो चलिए अब हम लोग वहां देखते हैं, वो सीखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं द्विस्तंभी रोकड़ बही। तो द्विस्तंभी रोकड़ बही जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दो खाने वाली रोकड़ बही। अब नाम से ही जैसा आप समझ रहे हैं, क्या बोल रहा है, दो खाने वाली रोकड़ बही, यानी इसमें जो है ना 2 खाने होंगे। लेकिन भाई अभी आपने जो रोकड़ बही पढ़ा उसमें तो आपने देखा कि टोटल 10 कॉलम थे, तो भाई वो 10 खाने वाली रोकड़ बही कहलाना चाहिए था। तो फिर ये 2 खाने वाली रोकड़ बही का मतलब क्या हुआ, तो 2 खाने वाली रोकड़ बही का मतलब हुआ कि इसमें जो अमाउंट लिखने का जो कॉलम होगा, ठीक है, जो हमारा अमाउंट वाला कॉलम होगा, अमाउंट लिखने का कॉलम होगा, वही 2 खाने में विभक्त होगा। कैसे कैसे, वो देखिए, वो 2 खाने में विभक्त होगा तो उसमें हमारा जो है टोटल 3 तरीके से वो 2 खाने में विभक्त हो सकता है। जैसे पहला हमारा जो तरीका है कि उसमें जो 2 खाना होगा अमाउंट का, वो डिस्काउंट और कैश के लिए 2 खाना होगा। ठीक है, यानी एक में डिस्काउंट, एक में जो है कैश रखना होगा। फिर दूसरा हमारा जो होगा ना, वो हो सकता है किसके लिए, वो हो सकता है हमारा जो है अगला कैश और बैंक के लिए 2 खाना हो सकता है। और फिर हमारा जो तीसरा हो सकता है वो डिस्काउंट और बैंक के लिए हमारा हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार के 2 खाने वाली रोकड़ बही बनते हैं। अच्छा, अब ये 2 खाने ना, डेबिट साइड में भी अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, जो है हमारा क्रेडिट साइड में अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। वहां पे 1 खाने वाली क्यों कहला रहा था, क्योंकि वहां पे अमाउंट के केवल 1 कॉलम था और उसमें केवल कैश का ही हम लोग अमाउंट लिख रहे थे। अब यहां पर इस तरह से हमारे 3 तरीके बनते हैं।
तीन प्रकार के हमारे दो खाने वाली रोकड़ बही बनते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो क्या बोलता है, द्विस्तंभी रोकड़ बही की राशि में दो भागों में विभक्त होता है। ठीक है, रोकड़ बही का जो राशि स्तंभ होता है वो दो भागों में विभक्त होता है, जैसे बट्टा एवं रोकड़ जैसा हमने बताया, रोकड़ एवं बैंक जैसा हमने बताया, और बट्टा एवं बैंक जैसा हमने बताया। ठीक है, इस आधार पर द्विस्तंभी रोकड़ बही को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन सा, यही हम लोग सीखेंगे भी। कौन कौन सा, बट्टा एवं रोकड़ स्तंभी जिसमें हमारा डिस्काउंट और कैश दोनों रहे, फिर हमारा जो है रोकड़ एवं बैंक स्तंभी जिसमें कैश और बैंक दोनों रहे, और फिर तीसरा हमारा बट्टा एवं बैंक स्तंभी जिसमें हमारा बैंक और डिस्काउंट ये दोनों के दोनों रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वाला सीखते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें डिस्काउंट और कैश दोनों होगा। रूल्स रेगुलेशन सब सेम है, जो है डेफिनेशन वगैरह सब सेम है, बात क्लियर है, उसमें कोई नया नहीं बदलेगा। आपको यहां भी ये भी याद रखना है कि हमारा जब भी कैश बुक बनेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैश बुक हो, जब भी हमारा कैश बुक बनेगा, चाहे वो सिंगल कॉलम हो, डबल कॉलम हो, ट्रिपल कॉलम हो, तो उसमें आपको यही याद रखेंगे कि जो हमारा बायां पक्ष होगा वो कैश रिसिप्ट्स का होगा, यानी वहां पर वही पैसा लिखा जाएगा जहां से हमें पैसा आएगा। ठीक है, तो ये पैसा आने वाला हिस्सा होता है बायां पक्ष। ठीक है, यानी डेबिट वाला। बात समझ में आया, यही कैश बुक का रूल है। और जो हमारा दायां पक्ष होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कैश पेमेंट कहेंगे, यानी वो क्या रहेगा, वो पैसा घटाने वाला हिस्सा रहेगा, वो पैसा जाने वाला हिस्सा रहेगा। ठीक है, यानी वहां से क्या होगा, वहां से हमारा पैसा जाएगा तो वो किस साइड, क्रेडिट साइड वाला होगा, जो दायां पक्ष होगा। यही नियम है हर बार हर कैश बुक में, तो कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं होगा। इस वजह से डायरेक्ट हम लोग कहां चलते हैं, डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। न्यूमेरिकल्स को देखा जाए तो हमारा देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित व्यवहारों को द्विस्तंभी रोकड़ बही में लिखिए तथा उनकी खाता बही में खतौनी कीजिए। तो भाई हम लोग खाता बही अभी नहीं देख रहे हैं, खाता बही हम लोग नहीं देख रहे हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट क्या देख रहे हैं, हम लोग बस कैश बुक देख रहे हैं। तो हम लोग जो है कैश बुक बना के देखेंगे कौन सा, रोकड़ एवं बट्टा वाला। ठीक है, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम हो, यानी दो कॉलम कैश बुक हम लोग इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे और देखा जाएगा, सीखा जाएगा कैसे होगा। ठीक बात, ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, सौदे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जनवरी 1 का हमारा 2020 का लिखा है कि हाथ में रोकड़ है 17,880। अब ये 17,860। अब ये हाथ में रोकड़ क्या होता है, हाथ का रोकड़ का मतलब होता है शेष। ठीक है, हाथ में रोकड़ का मतलब क्या है, ये हमारा शेष है, और हमने बताया था ना शेष कहां जाएगा, तो शेष जाएगा डेबिट में। तो ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा डेबिट वाला। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जनवरी 5 को राजा को भुगतान दिया, उनसे बट्टा मिला। ठीक है, तो हमें पता चल गया राजा को भुगतान दिया है ना बात, तो राजा को भुगतान किया, तो भुगतान करेंगे तो किस साइड जाएगा, पैसा हमारे पास से जा रहा है ना, इसलिए क्रेडिट में जाएगा। और जिधर डिस्काउंट जाता है उधर ही हमारा जो है ना, उधर ही हमारा डिस्काउंट भी रहता है, तो ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा अपने आप। जिधर कैश जाएगा उधर ही डिस्काउंट जाएगा, उसी के साथ रहता है। कैश और डिस्काउंट आपस में भाई भाई हैं, चिपके हुए जुड़वा भाई हैं, अलग नहीं हो सकते बेचारे, बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे से, है ना बात, तो वो अलग नहीं हो सकते, ये बात समझिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 7 जनवरी को जो है नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा तो पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा तो किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट में। फिर उसके बाद 8 जनवरी को नगद माल बेचा। नगद माल बेचा मतलब पैसा आएगा ना, तो किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट में। फिर उसके बाद 12 तारीख को केशव से प्राप्त हुआ, उसे बट्टा दिया। केशव से प्राप्त हुआ ना, प्राप्त हुआ तो किस साइड आएगा, पैसा आ रहा है, यानी ये हमारा कहां जाएगा, डेबिट साइड में होगा। और उसे बट्टा दिया, तो आपको पता चला गया भाई जब ये कैश डेबिट में है तो हमारा डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, है ना बात, ये कैश के साथ ही है, होता है। फिर उसके बाद 15 जनवरी को हमारा जो है मजदूरी चुकाया। मजदूरी चुकाएंगे तो किधर जाएगा, सीधी सी बात है, अगर हम मजदूरी चुकाएंगे तो पैसा दे रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिट में जाएगा। और फिर 19 तारीख को है शर्मा ब्रदर्स को 3,100 के पूर्ण भुगतान में 3,000 दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि 3,100 के पूर्ण भुगतान में 3,000 दिए। इसका मतलब यही हुआ ना, जैसा कि आप लोग जनरल में भी पढ़े होंगे, 3,000 देना, 3,000 देने का मतलब हो गया कि आपको जो देना था 3,100, आप 3,000 दे दे, मतलब 100 रुपए क्या हुआ, 100 रुपया कटौती हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझ जाना है कि हमारा 100 रुपया क्या हुआ, 100 रुपया हमारा जो है कटौती हो गया। इस तरह से आपको समझ जाना है, क्यों, क्योंकि आपने जो है 3,000 की जगह पे केवल कितना दिया, आपने 3,000 की जगह पे 3,100 की जगह पे आपने केवल 3,000 दिया। ठीक बात, और क्योंकि आपने दिया है, भुगतान किया, तो ये किधर जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा। और जिधर क्रेडिट में जाएगा तो भाई ये भी क्रेडिट में और ये भी क्रेडिट में, दोनों क्रेडिट में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात हमारा क्या, नेक्स्ट है 23 जनवरी को हमारा क्या है, नगद माल खरीदा। माल खरीदेंगे तो भुगतान होगा, तो क्रेडिट में जाएगा। फिर 25 जनवरी को व्यक्तिगत खर्च के लिए निकालें, यानी आहरण, पैसा निकलेगा कम होगा, इसलिए ये भी क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 28 जनवरी को नगद माल बेचा यानी पैसा आएगा तो डेबिट में जाएगा। फिर 29 जनवरी को गुप्ता एंड सन्स को 5,000 रुपए का माल का आदेश दिया। ठीक है, अब आदेश दिया तो आपने ये रूल आपको याद होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि आदेश का कोई भी लेखा नहीं होता, कहीं भी कुछ भी लेखा नहीं होगा। ये ना ही रोकड़ बही की बात छोड़िए, ये कहीं भी कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई लेखा नहीं होगा, नहीं लिखना इसका। ठीक बात, आदेश का कोई लेखा नहीं होता, आदेश पूरा होने का लेखा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग रहने देंगे।
फिर इसके बाद हमारा 30 जनवरी को क्या, अशोक को कमीशन के अदा किए, यार अदा करने मतलब दिया, तो अशोक को कमीशन का दिया है, तो ये भी हमारा क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया क्या डेबिट में जाएगा क्या क्रेडिट में जाएगा। तो फटाक से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बात याद रखना होगा, क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक बात, वो कैसे होगा, एक सेकेंड, ठीक बात। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ऊपर हेडिंग क्या डालना है, डबल कॉलम कैश बुक डाल देना है, या फिर आप डाल देंगे जिस जिस कॉलम का आप बना रहे हैं, तो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर हेडिंग डाल देंगे हैं डबल कॉलम कैश बुक, जिस प्रकार का कैश बुक बनाएंगे उसी प्रकार से आपको हेडिंग डालना है, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम, ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, और अगर आपको और शो करना है तो डैश देके आप लिख देंगे कौन कौन सा कॉलम बना रहे हैं कैश और डिस्काउंट का। ठीक है, तो ये आप लिख भी सकते हैं। फिर इसके बाद फॉर्मेट ड्रॉ होगा, फॉर्मेट भाई एकदम सिंपल सा, वैसे ही जैसा ड्रॉ होता था वैसा ही जाएगा। मतलब क्या होगा, ऐसे करके हम लोग लाइन खींचेंगे, इस जगह पे हमारा जो है कैश के लिए अमाउंट हो गया, इस जगह पे हमारा डिस्काउंट के लिए अमाउंट हो गया, इस जगह पे हमारा एलएफ हो गया, इस जगह पे हमारा वाउचर नंबर हो गया, और इस जगह पे हमारा डेट और पर्टिकुलर्स हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर डेट हो गया, यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पर हमारा वाउचर नंबर, यहाँ पर हमारा एलएफ, यहाँ पर हमारा डिस्काउंट का कॉलम, और उसके बाद हमारा ये कैश का कॉलम। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे टोटल कितने कॉलम है, काउंट कीजिए कितने कॉलम हो गए। अगर नॉर्मल हम लोग कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में 10 कॉलम होते हैं, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में कितने हो गए। ठीक है, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, सॉरी ये डिस्काउंट है ना, ये हमारा डिस्काउंट हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। आप अमाउंट की जगह कैश भी लिख सकते हैं, हम कैश ही लिख देते हैं, वो ज्यादा सुटेबल लगता है। ठीक है, बात समझे, यहाँ पर हो गया रुपए का सिंबल। ठीक, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हो गया हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश, और यहाँ पे हो गया क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। तो टोटल कितने कॉलम हो गए, काउंट किया होगा तो आपको आया 12। सिंपल वाले में, सिंगल वाले में 10 था, 2 इसमें बढ़ जाएगा, डेबिट का एक और क्रेडिट का एक, तो टोटल हो गया 12। तो 12 हमारे कॉलम हो गए, है ना बात। अब देखिए कैसे इसमें लेखा करना है, तो भाई रूल्स रेगुलेशन सेम है, पैसा आएगा तो डेबिट में, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन वही है, पैसा आया कैश रिसिप्ट तो डेबिट में, कैश गया कैश पेमेंट तो क्रेडिट में, यस बस इसी हिसाब से। और हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को लिख ही चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला बैलेंस दिया हुआ है ना डेबिट में कितने का, 17,860। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, साल कौन सा है 2020 जनवरी, 2020 जनवरी 1। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग साल लिख देंगे 2020। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डेट डालेंगे जनवरी 1। पहले शेष है तो हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी कितने का है, अमाउंट कहाँ डालेंगे हम लोग, कैश वाले में, कैश का बैलेंस है ना, तो अमाउंट 17,860, तो हम लोग डाल देंगे 17,860। ठीक बात क्लियर है। जहां कुछ नहीं वहां पे आप डैश ऐसे कर सकते हैं, जिस कॉलम में अमाउंट वाले कॉलम में कुछ नहीं वहां पे डैश कर सकते हैं, इससे क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना बात। छोड़ भी सकते हैं ब्लैंक, लेकिन इस तरह से कर दे तो ज्यादा बेस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात हम लोग करें, तो नेक्स्ट हमारा जो है अगला जो है राजा, 15 जनवरी को राजा को भुगतान किया, क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे 5 जनवरी, 15 नहीं 5 जनवरी क्रेडिट साइड में लिख देंगे, राजा को भुगतान किया तो हम लोग लिख देंगे बाई राजा। ठीक है, कितना भुगतान किया राजा को, तो देखिए राजा को भुगतान किया 2,400, डिस्काउंट भी है 50 रुपए का, तो 2,400 कैश में डालेंगे और डिस्काउंट में डाल देंगे 50। 2,400 हमने कैश में डाल दिया और डिस्काउंट में डाल दिया 50। बस ऐसे ही हमें एंट्री करना है, बहुत सिंपल है, देख रहे हैं ना कितना आराम से, डिस्काउंट वाला उठा के डिस्काउंट में डाल दो और कैश वाला कैश में डाल दो। ठीक है, फिर अगला हमें क्या करना है, फिर हमारा अगला है नगद माल खरीदा। ठीक है, किधर क्रेडिट पे जाएगा 6,800, तो नगद माल खरीदेंगे, डेट क्या है यार, डेट हमारा 7 जनवरी, 7 जनवरी को नगद माल खरीदा, तो बाई परचेज। ठीक है, बाई परचेज कितना हो गया, तो नगद माल खरीदा 6,800, तो हम लोग 6,800 डाल देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम यहीं से क्वेश्चन पढ़ देते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो है केशव से प्राप्त, ठीक है, केशव से प्राप्त हुआ है हमारा, सॉरी 7 जनवरी वाला हुआ था नगद माल खरीदा। अगला है हमारा 8 जनवरी का, नगद माल बेचा है, ठीक है। तो नगद माल बेचा हम लोग लिख देंगे कितना, 8 जनवरी को, 8 जनवरी को हम लोग डाल देंगे नगद माल बेचा टू सेल्स, ठीक है। कितने का बेचा है नगद माल, तो भाई माल बिका है यहाँ पर कितने रुपए का बिका है, हमारा जो माल बेचा गया है वो नगद माल बेचा 7,400 का है, ठीक है। तो हम लोग 7,400 यहाँ पे लिख देंगे। कहाँ लिखा जाएगा, कैश वाले कॉलम में, डिस्काउंट में कुछ नहीं तो डैश, ठीक है। यहाँ भी डिस्काउंट में कुछ नहीं तो डैश। फिर इसके बाद हमारा अगला जो है 12 तारीख को, 12 को है केशव से प्राप्त हुआ है कितने का, 4,200। तो प्राप्त हुआ तो डेबिट में जाएगा, तो 12 जनवरी केशव से प्राप्त हुआ, ठीक है। 12 जनवरी को है केशव से प्राप्त हुआ तो लिख दिया टू केशव, ठीक है। कितना केशव से प्राप्त हुआ और कितना कटौती है, कटौती भी क्योंकि यहां पर है। तो देखिए केशव से प्राप्त हुआ है 4,200 और कटौती है हमारा 30, तो 4,200 हम लोग कैश में और 30 रुपए डिस्काउंट में, 4,200 और 30, तो 30 रुपए डिस्काउंट में 4,200 यहां पर, समझे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा डिस्काउंट लिखते जाना है, बाकी तो आपको कैश वाला तो सिंगल कॉलम में समझ में आ ही रहा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर मजदूरी दिया है 15 तारीख को, ठीक है। मजदूरी दिया तो जाहिर सी बात है क्रेडिट में जाएगा कितना, 700 रुपए का। तो 15 तारीख को मजदूरी दिया, 15 तारीख को जो है मजदूरी दिया है, तो बाई वेजेस कितने का दिया है, तो मजदूरी दिया है 700 का, तो हम लोग 700 लिख देंगे, ठीक, 700 हो गया। फिर इसके बाद हमारा अगला बात करें, अगला बात है हमारा जो है शर्मा ब्रदर्स को चुकाया गया था कितना, 300 रुपए, तो दिया गया तो क्रेडिट में होगा ना, ये भी दिया गया शर्मा ब्रदर्स, बाई शर्मा ब्रदर्स हम लोग लिख देंगे, बाई शर्मा, ठीक है, बाई शर्मा ब्रदर्स, ठीक है। कितने रुपए, तो देखो भाई 3,000 उसको चुकाया गया था और 100 रुपया उसका कटौती था, ठीक है। 3,000 चुकाया गया था, 100 रुपया उसका कटौती था। क्या तारीख है, तो तारीख हमारा 19 तारीख को है, ठीक है। तो 19 तारीख हम लोग डाल देंगे। यहां तक बात क्लियर है बढ़िया से। फिर इसके बाद हमारा अगला अगला हो गया 23 तारीख को नगद माल खरीदा, तो फिर से ये क्रेडिट में जाएगा, बाई परचेस, ठीक है, बाई परचेस कितने रुपए का, 23 तारीख को है 5,250, ठीक है। 23 तारीख हो गया 5,250, डिस्काउंट में कुछ नहीं तो डैश। फिर इसके बाद हमारा अगला है 25 जनवरी को व्यक्तिगत खर्च के लिए निकाले 400, तो फिर से हमारा 25 तारीख को हम लोग का किधर जाएगा, क्रेडिट में ही, क्योंकि पैसा कम हो रहा है। व्यक्तिगत खर्च को हम लोग क्या कहते हैं, आहरण, ड्राइंग्स, ठीक है। कितने रुपए का, 400 रुपए निकाला है ना, तो 400 हमारा इधर चला गया, 400 ये ना। फिर अगला अगला 28 जनवरी को नगद माल बेचा है हमारा 8,400 का, तो 28 जनवरी को नगद माल बेचा, 28 जनवरी, ठीक है, नगद माल बेचा कितने का, कितने का बेचा है भाई, तो बेचा है हमारा 8,400, तो डैश दे देंगे डिस्काउंट में, 8,400 लिख देंगे कैश में। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट ऑर्डर वाला है, उसका कोई एंट्री नहीं होता है। 30 जनवरी को हुआ कि अशोक को कमीशन दिया, तो कमीशन दिया गया, हमें इससे मतलब है, तो 30 तारीख को हम लोग लिख देंगे बाई कमीशन। यहाँ पे अशोक को दिया गया, इससे मतलब नहीं, कमीशन दिया गया, इससे मतलब है। कितने रुपए का है, 300, तो 300 रुपए हम लोग इसको भी डाल देंगे, हो गया बात खत्म। तो सब कुछ लिख लिया, कोई बचा कुछ नहीं, तो सारा चीज हमारा जब हम लोग एंट्री कर लिए तो फिर हम लोग उसी तरह बैलेंस निकालेंगे जैसा निकला था, तो इस बार भी बैलेंस निकलेगा। तो बैलेंस में हम लोग का क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेबिट जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। डेबिट अगर हम जोड़े तो कितना आ जाएगा, जोड़ो भाई, 8 4 12 2 14 4 16, 1660, ठीक है। 1660 को हम 660 लिख दिए, और हमारा एक जो है हासिल लग गया इसमें, तो 18 17 1 18 18 7 25 25 4 29 29 8 29 और 8 8 7 29 और 8 ना, तो 29 और 8 37, तो यहाँ पर 37 हो गया, 37,660 ये हमारा हो गया इधर, ठीक है, डेबिट में। और क्रेडिट में कितना हो गया, क्रेडिट में जोड़ा जाए तो 8 4 12 7 12 7 19 19 2 21 21 4 21 4 25 25 3 28, ठीक है, 25 3 28 और 28 2850,
2850 को हम 850 कर दें, यहाँ से लग गया 2, तो 2 2 4, 6 4 10, 10 3 13, 13 5 15, 15 15 हो गया यहाँ पर। ठीक बात, तो ये हो गया 15,850। तो इस बार फिर से डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो हम लोग का डेट हम कौन सा पड़ेगा, आखिरी 31 तारीख, जनवरी का आखिरी 31 होता है ना, तो 31 तारीख को हम लोग करेंगे बाई बैलेंस सीडी, जो आखिरी डेट होगा उसी डेट पे होगा बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, माइनस कर लेंगे जो अमाउंट आ गया, डिस्काउंट में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 में से 0 गया तो भाई 0 हो गया, फिर 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, फिर हमारा 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, फिर उसके बाद हमारा ये हो गया 6 में से 5 गया तो फिर से 1 हो गया, फिर यहां पर हो गया 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। 21,810 रुपया हमारा बैलेंस हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इस तरह से टोटल कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड डिस्काउंट वाला कॉलम का भी टोटल होगा। ठीक है, दोनों साइड टोटल करेंगे और डिस्काउंट वाले कॉलम का बैलेंस नहीं निकलेगा, बस टोटल कर देंगे। इधर टोटल डिस्काउंट कितना है, 30 रुपया। ठीक है, और इधर टोटल डिस्काउंट कितना है, 150 रुपया। तो डिस्काउंट में डायरेक्ट इस तरह से टोटल कर देंगे, वो बराबर नहीं आएगा, उसको बराबर करने के चक्कर में, बैलेंस निकालने के चक्कर में नहीं रहेगा। ठीक है, वो कर देंगे। और कैश वाला कॉलम का टोटल कितना हो जाएगा, जो अधिक वाला था, यानी 37,000। ठीक है, 37,660 रुपए का हमारा यहाँ पर टोटल हो जाएगा, 37,660। तो ये हो गया हमारा डबल कॉलम कैश बुक। ठीक, बढ़िया समझ में आया, जिसमें हम लोग किसका किसका कॉलम देखे थे, जिसमें हम लोग कैश का और डिस्काउंट का कॉलम देख करके बनाया। अब नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में रोकड़ और बैंक का स्तंभ देखेंगे। ठीक है, रोकड़ और बैंक का स्तंभ वाला हम लोग जो है डबल कॉलम कैश बुक सीखेंगे। लेकिन इस कॉलम को सीखने के लिए, इस कैश बुक को सीखने के लिए आपको जो है कुछ बातें समझना पड़ेगा। वो क्या क्या चीज है, तो देखो भाई, इसको समझने के लिए आपको कुछ बातें ये सीखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो बैंक है ना, बैंक संबंधी लेन देन कैसे कैसे होता है, जिसको हमने जनरल में भी आपको बताया था, यहां फिर से समझ लिए। नियम यही है, बैंक संबंधी लेन देन को हम लोग चेक संबंधी लेन देन भी कह सकते हैं। तो क्योंकि इसमें चेक या ड्राफ्ट या हुंडी जब भी होगा उसके बारे में यहां पर बात हो जाएगा। ठीक है, तो चेक ड्राफ्ट हुंडी इसके बारे में जब भी बात होगा इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या नियम बताया था, उसके लिए हमने आपको जो है कुछ बेहतर बेहतर नियम बताया था पॉइंट वाइज। क्या क्या नियम था तो देख लीजिए, फिर से हम आपको बता रहे हैं। पहला, चेक काट कर देंगे। ठीक है, चेक काट कर देना यानी चेक इशूड। जब भी आप चेक काट कर देंगे यानी चेक निर्गमित करेंगे, चेक इशूड होगा, तो क्या होगा, उसे क्या माना जाएगा, उसे बैंक माना जाएगा। ठीक है, उसे क्या माना जाएगा, उसे बैंक माना जाएगा। तो आपको उसे बैंक कॉलम में एंट्री करना है। चेक जब भी काट करके देंगे तो आपको उसको कहां एंट्री करना है, बैंक कॉलम में करना है। ठीक है, दूसरा, जब आपको चेक प्राप्त होगा, चेक रिसीव्ड, जब आपको चेक प्राप्त होगा तो उसे क्या मानना है, उसे आपको कैश मानना है, यानी उसका लेखा कहां होगा, कैश कॉलम में होगा। बात समझे, चेक जब प्राप्त होगा तो उसे हम लोग को कैश मानना है, और जब चेक हम लोग काट कर देंगे तो उसे हम लोग को बैंक मानना है। ठीक बात। तीसरा, चेक रिसीव्ड होगा यानी चेक प्राप्त होगा, और क्या होगा, इमीडिएटली सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। यानी हमारा जो है ना, यानी हमारा ये बात समझिएगा, जब हमारा चेक हमें प्राप्त हुआ और उसे शीघ्र ही बैंक में भुगतान के लिए, मतलब जमा करने के लिए दे दिया गया, संग्रह के लिए जमा कर दिया गया। जैसे आज आपको चेक प्राप्त हो रहा है, आज के आज आपने उसको बैंक में डाल दिया, है कि नहीं बात, आज आपको चेक प्राप्त हुआ, आज आपने तुरंत उसको बैंक में जमा कर दिया, आपने उसे बैंक में डाल दिया, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग मानेंगे बैंक। ठीक है, यानी सेम तिथि पर जिस दिन आपको चेक प्राप्त हो रहा है उसी दिन आप उस चेक को बैंक में जमा कर देते हैं, तो वो चेक आपका कैश नहीं माना जाएगा, जबकि चेक प्राप्त होने पे कैश माना जाता है, वो क्या हो जाएगा, वो बैंक हो जाएगा। ठीक बात। और चौथा नियम क्या है, चौथा नियम यही है आपका सिंपल सा, कि आपका जो रेखांकित चेक होता है, जिसको हम लोग क्रॉस चेक कहते हैं, ठीक है, वो जब रहेगा, अगर रेखांकित चेक की बात होगा, क्रॉस चेक की बात होगा, तो वो हर कंडीशन में, चाहे वो मिले, चाहे उससे आप भुगतान करें या कुछ भी करें, वो हर कंडीशन में बैंक माना जाएगा। अगर रेखांकित चेक मिलता है तब भी वो बैंक माना जाएगा, उससे आप भुगतान करते हैं तो भी वो बैंक माना जाएगा, मिलते ही आप बैंक में जमा करते हैं तो भी बैंक माना जाएगा, नहीं हर कंडीशन में वो बैंक माना जाएगा। तो यही हमारा मुख्य रूप से नियम है। ठीक है, इस नियम के अकॉर्डिंग ही हमें कैश बुक बना लेना है कि कौन सा चीज कैश कॉलम में जाएगा, कौन सा चीज बैंक कॉलम में जाएगा।
बाकी नियम वैसा ही, आपको पता है कि रिसिप्ट होगा तो डेबिट में होगा, पेमेंट होगा तो क्रेडिट में होगा, पैसा बढ़ेगा तो डेबिट में होगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में होगा। नियम बेसिक कैश बुक का तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा नियम है। इसके साथ एक प्रॉब्लम और हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो होता है कंट्रा एंट्री। वो क्या होता है, कंट्रा एंट्री। अब देखिए कंट्रा का मतलब क्या होता है ना, कंट्रा का मतलब होता है जब दोनों तरफ से बातें हो, यानी दायां बायां दोनों पक्ष पे जब प्रभाव पड़ने लगता है किसी सौदे का, किसी घटना का, तो उसे हम लोग कंट्रा एंट्री कहते हैं। यानी ऐसा एक लेखा, ऐसा एक सौदा जिसका आपको डेबिट में भी लिखना है, जिसको आपको क्रेडिट में लिखना है, तो इस प्रकार के लेखे को हम लोग कंट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक बात। अब ये कैसा लेखा होता है, तो ये लेखा होता है आपका बैंक में जमा करना। ठीक है, ये लेखा होता है धन बैंक में जमा करने पर। अगर आप धन को बैंक में जमा करेंगे तो आपका कंट्रा एंट्री होगा। ठीक है, और दूसरा धन बैंक से निकालने पर, अगर आप अपने पैसे को बैंक से निकालेंगे तो भी कंट्रा एंट्री होगा। क्योंकि देखिए जब जमा करेंगे तो आपके पास कैश चला गया आपके पास से, और आपके बैंक में पैसा आ गया, तो कैश और बैंक दोनों पे प्रभाव पड़ा ना, तो आपका कंट्रा एंट्री होगा। उसी तरह धन जब बैंक से निकालेंगे तो आपके पास कैश आ गया और बैंक में पैसा कम हो गया, दोनों पे प्रभाव पड़ा ना, यानी कंट्रा एंट्री होगा। तो बस इसी लॉजिक पे यहां पर आपको एंट्री करना है, और देखिए कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा, बात समझिएगा। जब आप धन बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, है कि नहीं बात, बैंक में पैसा बढ़ेगा, है ना। अगर आप पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, और आपको पता है कि जब बढ़ेगा तो उसे किस साइड लिखना है, डेबिट में लिखना है। ठीक है, डेबिट में लिखना है, और किस नाम से लिखना है, किस नाम से लिखना है, टू कैश करके लिखना है। ठीक, बात क्लियर है। हमारा जब भी बैंक में पैसा जमा होगा तो पहला आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, किस तरह से, टू कैश करके लिखेंगे, और कहां बैंक में बढ़ रहा है तो बैंक कॉलम में जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा इसी घटना का प्रभाव पड़ेगा कि कैश घटेगा भी, इसी घटना का, इसी लेखा का प्रभाव पड़ेगा, कैश घटेगा भी। जब कैश घटेगा तो आपको किस साइड लिखना होगा, क्रेडिट में लिखना होगा, और किस नाम से लिखेंगे, बाई बैंक करके लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, आपको बाई बैंक करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझे। पहला इसका दोनों साइड हो गया ना, देखिए डेबिट में भी लिखा रहा है, क्रेडिट में लिखा रहा है, यानी ये कंट्रा एंट्री है। ठीक बात। इसी तरह यहां पर भी देख लीजिए, धन बैंक से निकालने पर, जैसे ही हम लोग धन बैंक से निकालेंगे तो हमारा कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो यानी डेबिट में लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा तो किस नाम से लिखा जाएगा, टू बैंक करके लिखा जाएगा। ठीक है, टू बैंक करके लिखा जाएगा। और इसी तरह हमारा क्या होगा, बैंक घटेगा, बैंक में से पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं, बैंक में से पैसा कम होगा तो ये क्रेडिट में लिखा जाएगा, और किस नाम से लिखा जाएगा, बाई कैश करके लिखा जाएगा। समझे, इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये कंट्रा एंट्री है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल के अंदर इसको सीखेंगे। ठीक, क्लियर बात, यहां तक समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और यही हम लोग का समझ लीजिए आज का मेन आखिरी टॉपिक है। इसके बाद 3 कॉलम कैश बुक आपका अपने आप समझ में आ जाएगा, और इसके बाद वाला बैंक डिस्काउंट वाला भी अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर इतना समझ लिया तो समझ लीजिए कैश बुक आपका पूरा क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल से सीखते हैं, बातों को जानते हैं कि क्या होने वाला। तो चलिए भाई, यहां पर हमारा क्वेश्चन दिया, पढ़ें। लिखा है हमारा जो है, मिस्टर राठी हैं, इनका निम्नलिखित विवरणों के आधार पर जुलाई 2020 के माह के लिए रोकड़ एवं बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार करना है। ठीक है, ब्यौरा आवश्यक नहीं है, ब्यौरा का मतलब नरेशन, नरेशन आवश्यक नहीं है। हाँ, ये बात याद रखिए, कैश बुक में नरेशन भी लिखा जा सकता है, लेकिन जनरली हम लोग जो भी कैश बुक बनाते हैं बिना नरेशन वाला ही बनाते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दिया है, अब ऐसे भी हम लोग नहीं लिखेंगे ब्यौरा। तो देखिए सबसे पहला बात बोला है, सबसे पहला बात बोला हाथ में शेष। हाथ में शेष यानी ये क्या हुआ, ये डेबिट में जाएगा, लेकिन किसके डेबिट में जाएगा, कैश के। हाथ में आपके कैश आएगा, ठीक है। और फिर बैंक में शेष, फिर से शेष है, तो शेष है तो हमारा डेबिट में जाएगा, लेकिन किसके डेबिट में जाएगा, बैंक में, क्योंकि ये बैंक में शेष है। ठीक है, तो ये दोनों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट में जाएगा, शेष है इसलिए। अगर अधिविकर्ष रहता तो किस साइड जाता, क्रेडिट में। ठीक, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बोला है 2 जुलाई को, क्या बोला है, बैंक में नगद जमा किया। बैंक में नगद जमा किया तो क्या हो गया, कंट्रा एंट्री हुआ। बोलो भाई, बैंक में नगद जमा किया मतलब कंट्रा हो गया कि नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया ना कंट्रा एंट्री 2 कंडीशन में होगा, या तो क्या करेंगे, बैंक में जमा करा, या तो बैंक से निकाला। तो अब यहाँ पे बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक में जमा हो रहा है तो पहला वाला कंट्रा एंट्री होगा। तो क्या हो रहा है आपको पता ही है, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। बैंक में जमा करने पे आपका क्या होगा, बैंक बढ़ेगा और आपका कैश घटेगा। ठीक है,
तो बैंक बढ़ेगा कैश घटेगा। फिर हमने क्या रूल बताया किस तरह से होगा वो आपको पता ही है। अगर बैंक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बैंक के डेबिट में डालेंगे, किस नाम से डालेंगे, हम लोग टू कैश करके डालेंगे, ठीक है। अगर कैश घट रहा है तो कैश घट रहा है तो हमें क्या करना है, कैश के क्रेडिट में जाएगा, किस नाम से जाएगा, बाई बैंक करके जाएगा, है कि नहीं बात। तो ये बात हो गया। फिर दूसरा बोल रहा है कि हमारा जुलाई 4 को मिस्टर सुराना ने ए से एक चेक प्राप्त किया, ठीक है। चेक प्राप्त करता है तो उसे क्या मानते हैं, चेक प्राप्त करता है तो उसे क्या मानते हैं, कैश मानते हैं। और प्राप्त हो रहा है इसलिए डेबिट में जाएगा, तो डेबिट में जाएगा और किस रूप में, कैश रूप में जाएगा, क्योंकि चेक प्राप्त हुआ है। फिर बोला है उपरोक्त चेक जो है बैंक में जमा किया, अब उसका अमाउंट नहीं दिया तो 3000 ही अमाउंट होगा, क्यों, क्योंकि उपरोक्त चेक यही वाला चेक ना बैंक में जमा हो रहा है। अब जब चेक आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो जब आपने चेक प्राप्त किया था तो उसे कैश मान के प्राप्त किया था ना। अब उसी चेक को अगर बैंक में जमा करेंगे तो क्या हो गया, वही ना हो गया कि जैसा कि आपने कैश को बैंक में जमा कर दिया, यानी यहां पर भी जमा करने की एंट्री होगा, यानी यहां भी क्या होगा, यहां भी कंट्रा एंट्री होगा, ठीक है। कौन सा कंट्रा एंट्री, जमा करने का। अब जमा करने का कंट्रा एंट्री होगा तो ऊपर वाला जैसा था ना सेम टू सेम वही यहां पर भी हो जाएगा, ठीक है, जमा करने वाला। यानी बैंक बढ़ेगा कैश घटेगा, ठीक है, क्या होगा, बैंक बढ़ेगा और कैश घटेगा, वही बात हो जाएगा, ठीक, बात समझे। इस तरीके से हम लोग काम कर लेंगे। फिर उसके बाद बोला है 9 जुलाई को कार्यालय व्यय के लिए बैंक से निकालें। अब यहां पर फिर से बैंक से पैसा निकला है, कार्यालय व्यय के लिए निकला है या किसी चीज के लिए भी निकला हो, पैसा निकला है, इससे हमको मतलब है कि नहीं बात। अब क्योंकि पैसा निकला है तो फिर से क्या होगा, हमारा कंट्रा एंट्री होगा, ठीक है। हमारा जो है यहां पर भी क्या होगा, यहां पर फिर से कंट्रा एंट्री होगा क्योंकि पैसा निकला है, लेकिन इस बार कंट्रा एंट्री किससे रिलेटेड होगा, यहां पर निकालने का कंट्रा एंट्री होगा, यानी यहां पर कैश बढ़ेगा और बैंक घटेगा, यानी ये वाला कंट्रा एंट्री होगा, नीचे वाला निकालने वाला, ठीक बात। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर हमारा बोल रहा है कि 11 जुलाई को मिस्टर मेहता से चेक प्राप्त किया। अब यहाँ पर फिर से चेक प्राप्त हो रहा है, तो चेक प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, कैश मानते हैं, ठीक है। और किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट में, डेबिट में कैश कॉलम। फिर इसके बाद हमारा 14 जुलाई को जो है मिस्टर मेहता का चेक जो है मिस्टर बाफना को जो है पृष्ठांकित किया गया, बेचान किया गया, यानी जो चेक है मिस्टर बाफना को दे दिया गया। वो चेक हम लोग कैश के रूप में रखे हैं, यानी वो चेक देने का मतलब एक तरह से कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो कैश दे रहे हैं इस वजह से हमारा ये क्या होगा, क्रेडिट में जाएगा, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट साइड में जाएगा और कैश कॉलम में जाएगा क्योंकि चेक हमारे पास कैश के रूप में था। फिर इसके बाद 17 को है मिस्टर मेहता का चेक अनादृत होकर वापस आया। अब मिस्टर मेहता का चेक जब वापस से अनादृत होकर आ जाएगा तो इसका लेखा क्या होगा, इसका फर्क पड़ेगा, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां कैश बुक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जब चेक आया था कैश के रूप में था, आपने रखा था, अब उस कैश को आपने उसको दे दिया, किसको, मिस्टर बाफना को दे दिया, तो मिस्टर बाफना के पास चला गया, ठीक बात। अब वहां पर ये चला गया, अब वहां से वो चेक जो है हमारे पास, अब कैश कैश आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया पूरी तरह से, है ना बात। हमारे पास कैश आया था, हम कैश दे चुके, अब वापस से हमारा जो है वो अनादृत हो जाएगा, तो अनादृत होगा तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम अपने पास से कैश पहले से ही माइनस कर चुके हैं, वापस से आने का हम कैश आने का लेखा नहीं करेंगे। अब वो कैश भी हमारे लिए जीरो है क्योंकि अनादृत हो गया, अब मिस्टर बफना हमारे हम लोग उसको दिए तो वो भी, तो इसीलिए इसका जो है कैश बुक पर लेखा नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जनरल प्रॉपर में लेखा करते हैं, ठीक बात। इसके लिए जो लेखा होगा वो कहां होगा, जो जनरल प्रॉपर में लेखा होगा। क्या करना होगा, मिस्टर बाफना और मिस्टर मेहता इन दोनों से हमें हिसाब किताब अब रखना पड़ेगा, कैश का कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कैश बुक में नहीं जाएगा। हम लोग मिस्टर बफना को वापस से जो है अपना क्या बना लेंगे, अपना लेनदार बना देंगे, और हमारा मिस्टर मेहता जो है वापस से देनदार बनेंगे, तो इसका लेखांकन हमारा कहाँ होगा, जनरल प्रॉपर में होगा, जो 8वां हमारा लास्ट वाला सहायक बना उसमें, कैश बुक पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक बात। तो ये याद रखिएगा। लेकिन यही अगर चेक हमारा बैंक में चला गया रहता ना, यही हमारा चेक बैंक में गया रहता, बैंक में अनादृत हो जाता तो लेखा होता, है ना बात, क्योंकि बैंक में हम पैसा बढ़ाए, अनादृत होना मतलब बैंक से पैसा घट जाना, तो हमारा यहाँ पर काम होता। लेकिन ये क्या हुआ, ये हमारा किसी और के पास जाकर अनादृत हुआ, तो इसलिए उसका जनरल प्रॉपर में लिखा होगा, यहाँ पर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, बोला है मिस्टर बघेल से वाहक धनादेश प्राप्त हुआ, ठीक है। वाहक बोलने से मतलब कुछ नहीं, हमने बोला कि जब तक रेखांकित चेक होगा तब उसे बैंक माना जाएगा, वाहक चेक होता है, सिंपल चेक होता है, तो इसे हम लोग कैश ही मानेंगे, और प्राप्त हुआ इसलिए डेबिट में और कैश में जाएगा, ठीक बात। फिर हमारा बोल रहा है क्या कि उपरोक्त धनादेश काउंटर से नकदीकृत करा लिया, तो इसका लेखा नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग इसको प्राप्त करते हैं तभी हम लोग इसको कैश मान चुके हैं और फिर इसको नकदीकृत करा लिया है, तो मतलब वापस से इसको कैश में कन्वर्ट के लिए हम लोग पहले से ही कैश के रूप में रखे हैं, तो इसका लेखा नहीं होगा, कुछ भी लेखा नहीं होगा, बस एक कार्यक्रम हुआ है बस, और क्या। फिर हमारा जो है 21 जुलाई को मजदूरी का भुगतान किया। मजदूरी भुगतान करेंगे तो आपको पता है कि पैसा जा रहा है क्रेडिट में, और किससे भुगतान किया, कैश से किया है। फिर
23 जुलाई को मिस्टर साहनी का चेक, मिस्टर साहनी से चेक प्राप्त हुआ। फिर से मिस्टर साहनी से जब चेक प्राप्त हुआ तो डेबिट में जाएगा और कैश में जाएगा। जब भी चेक प्राप्त होगा तो कैश ही मानते हैं। 25 जुलाई को मिस्टर साहनी का चेक जो है नगद से बैंक में जमा कर दिया। मिस्टर साहनी का चेक के साथ साथ नगद भी जमा किया, तो ये आपको पता ही कि कंट्रा एंट्री होगा जमा करने का, है ना बात, कंट्रा एंट्री होगा जमा करने का। और क्या होगा कंट्रा एंट्री में, हमारा जो है बैंक बढ़ेगा क्योंकि पैसा आ रहा है और कैश हमारा घटेगा। चलो भाई 2600 रुपए है ना, 700 का उसमें चेक है और 2600 हमारा क्या है टोटल है। बोल रहा है कि मिस्टर साहनी के चेक सहित नगद राशि बैंक में जमा कर। अच्छा 2600 और 700 दोनों जोड़ दीजिएगा, अलग अलग है। 2600 रुपए नगद और 700 रुपए का चेक, दोनों मिला के 3300 रुपए बैंक में जमा हुआ है, इससे आपको एंट्री करना। फिर 26 जुलाई को हमारा क्या, व्यक्तिगत खर्च के लिए बैंक से निकाले। अब व्यक्तिगत खर्च के लिए जब बैंक से निकाले ना, तब इसको कंट्रा एंट्री मत कीजिएगा, कार्यालय व्यय के लिए निकलेगा तब कंट्रा एंट्री होगा। व्यक्तिगत खर्च के लिए निकला है यानी ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स है तो क्रेडिट में जाएगा और कहां जाएगा, बैंक में जाएगा। ठीक है, क्रेडिट में बैंक कॉलम में जाएगा। और फिर बोल रहा है कि 30 तारीख को 2000 से अधिक की पूरी रोकड़ बैंक में जमा कर दिया। अब ये कैसे होगा, ये हम लोग जब कैश बुक बनाएंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसमें सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जिसका आपको सीखने की जरूरत है। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बढ़िया तरीके से देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें जानने वाला है इसमें। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन का। जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो उसी तरह हम लोग ऊपर डालेंगे क्या, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक, इस तरह से हम लोग हेडिंग डाल देंगे और फिर हम लोग अपना कॉलम ड्रॉ करेंगे भाई। जब हम लोग कॉलम ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो है टोटल कितने कॉलम बनेंगे, ये कैश का अमाउंट हो गया, ये बैंक का अमाउंट हो गया, वैसे पहले कैश होगा फिर बैंक होगा, ये हमारा एलएफ हो गया, पतला सा थोड़ा सा मोटा ही रहा एलएफ, फिर ये हमारा वाउचर नंबर हो गया और ये हमारा डेट हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी डेट हो गया, यहाँ हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ये हमारा वाउचर नंबर हो गया, ये हमारा एलएफ हो गया, ये हमारे दोनों का अमाउंट होंगे। ठीक ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। इस तरह से हम लोग डेबिट डाल दिए, ये डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट, सॉरी अमाउंट नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश, बैंक, फिर हम लोग लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, बैंक। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट के कॉलम में तो रुपए का सिंबल तो रहेगा ही। ये क्रेडिट साइड हो गया और ये डेबिट साइड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। कॉलम यहाँ भी उतना ही है जितना डबल कॉलम कैश बुक में होता है। ठीक बात। चलो भाई अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो है साल है 2020 और जुलाई का महीना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले साल डाल देंगे 2020 और जुलाई 1 को दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग 1 जुलाई ऐसे करके लिख देंगे और बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। दोनों का बैलेंस हमारा डेबिट में है तो हम लोग टू बैलेंस बीडी करके दोनों का बैलेंस डेबिट में डाल देंगे। कैश का कितना बैलेंस है, तो कैश का बैलेंस है 4000 और बैंक का बैलेंस है 20000, 4000 और 20000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डाल दिए 4000 और यहाँ पर डाल दिए 20000। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, दूसरा हमारा जो है वो है उसमें बोला है कि बैंक में नगद जमा किए कंट्रा एंट्री, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन बता चुके हैं। बैंक में नगद जमा किए, बैंक में पैसा बढ़ेगा, किसके वजह से बढ़ेगा, कैश में बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 तारीख को पहले हम दोनों साइड लिखते हैं। कंट्रा एंट्री में क्या करिएगा, सबसे पहले आप क्या करिएगा, दोनों साइड तारीख डाल दीजिएगा, जिस तारीख को कंट्रा एंट्री है। 2 तारीख को कंट्रा एंट्री ना, तो दोनों साइड पहले हम लोग तारीख डाल दिए। ठीक बात। फिर उसके बाद बोला बैंक में जमा किए, तो किधर बढ़ेगा किधर घटेगा ये आपको दिमाग रख लेना है भाई। हमें पता है कि बढ़ेगा किधर, जब हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक में बढ़ेगा। तो बैंक में बढ़ेगा तो हम लोग बढ़ने वाला कौन सा साइड होता है, ये साइड बढ़ने का होता है, ये साइड घटने का होता है। तो बैंक में बढ़ेगा तो बैंक में हमने 2000 डाल दिया। ठीक है, और कैश में हम लोग डैश डाल देंगे। और किस में घटेगा, हमारा कैश में घटेगा, तो कैश में हमने 2000 डाल दिया और फिर इस साइड हम लोग डैश डाल देंगे। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे ही कंट्रा एंट्री पता चलेगा तो पढ़ के हमें ये समझना क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तारीख डाल के जिधर बढ़ रहा है जिसमें बढ़ रहा है उसमें बढ़ने वाले में डाल देंगे, जिसमें घट रहा है उसमें घटने वाले में डाल दिया। जैसे यहाँ देखिए बैंक में बढ़ा तो बैंक के कॉलम में 2000, कैश में घट रहा है तो कैश के कॉलम में 2000। ठीक बात। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद एलएफ में सी लिख दीजिएगा। एलएफ में क्या करिएगा, सी लिख दीजिएगा इस तरह से। ठीक, ये भी काम समझ में आ गया। सी फॉर कंट्रा एंट्री, इससे पता चलेगा कि ये कंट्रा एंट्री है।
और फिर उसके बाद जिस कॉलम में आपने अमाउंट डाला उसका अगला वाला नाम लिख दीजिएगा। जैसे यहां पर कैश है तो इस जगह पे हम लोग लिख देंगे बाई बैंक, कैश में पैसा गया ना, और यहां पर बैंक में पैसा गया तो इस जगह पे हम लोग लिख देंगे टू कैश। इस प्रकार से आपका बड़ा आसानी से कंट्रा एंट्री पोस्ट हो जाएगा, ज्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं होगा, बड़ा आराम से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पकड़ेंगे क्या, तो अगला हमारा 4 जुलाई को है मिस्टर सुराना से चेक, सुराना से जो है चेक प्राप्त हुआ था 3000 का, तो प्राप्त हुआ था तो हम लोग क्या डालेंगे 4 तारीख को 3000 का मिस्टर सुराना। ठीक है, 4 तारीख मिस्टर सुराना। और 3000 का चेक प्राप्त हुआ, तो चेक को हम लोग कैश ही मानते हैं जब प्राप्त होता है, तो 3000 का हमने यहां पर लिख दिया कैश में। ठीक, यही है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि उपरोक्त चेक जो है बैंक में जमा किया, फिर हमारा बैंक में जैसे जमा किया कंट्रा एंट्री होगा, क्योंकि चेक जमा कर रहे हैं इस तरह से कैश जमा हो रहा है। तो बैंक में जमा करने का 7 जुलाई को कंट्रा एंट्री, तो 7 जुलाई हम लोग पहले दोनों साइड लिख देंगे, बैंक में जमा करने का एंट्री है 7 तारीख, हम दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, तो पैसा हमारा बैंक में बढ़ेगा, तो हम लोग कितना 3000 उपरोक्त चेक जमा हो रहा है, तो 3000 हम लोग बैंक में डाल दिए, और हमारा कैश में पैसा घटेगा तो हम लोग कैश में डाल दिए 3000 रुपए। ठीक बात, अमाउंट डालने के बाद हम लोग कंट्रा एंट्री का सिंबल भी लगा देंगे सी, और फिर हम लोग नाम लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश में गया ना तो यहाँ पर हो गया बाई बैंक, और यहाँ पर बैंक में गया ना तो लिख देंगे टू कैश। समझ रहे हैं, कंट्रा एंट्री देखिए कितना आसान हो जा रहा है, इस तरह से पोस्ट करेंगे। बच्चों को कंट्रा एंट्री पोस्ट करने में बहुत माथा खराब हो जाता है, उनको समझे भी नहीं आता कैसे जाएगा, तो ये बड़ा आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आपने सीख लिया कैसे करना है, तुरंत आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है अगला कार्यालय व्यय के लिए। ठीक है, कार्यालय व्यय के लिए बैंक से निकालें, यानी फिर से कंट्रा एंट्री, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार पैसा निकल रहा है 9 तारीख को, 9 तारीख को कार्यालय व्यय के लिए निकालना है, तो फिर से हम लोग डेट डाल देंगे 9 तारीख दोनों साइड। ठीक है, और इस बार पैसा निकल रहा है, तो पैसा निकलेगा तो कैश बढ़ेगा, तो कितना रुपया है यार, कितना निकल रहा है कार्यालय व्यय के लिए, 15,000 रुपये निकल रहा है। ठीक है, 15,000 रुपये निकल रहा है, तो 15,000 रुपये हम लोग कैश बढ़ेगा, है ना बात, और हमारा जो है क्या घटेगा, बैंक घटेगा। ठीक, और फिर नाम लिख देंगे जिसमें गया है, इसमें बैंक में गया तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश, और इसमें हमारा कैश में गया तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक। ठीक है, ये भी हो गया काम। फिर नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग का जो है बोला है मिस्टर मेहता से चेक प्राप्त हुआ। अब मिस्टर मेहता से चेक प्राप्त हुआ 3,500 का, तो हम लोग का जब भी चेक प्राप्त होता है उसको कैश मानते हैं ना, तो 11 तारीख को हम लोग डाल देंगे, 11 तारीख को डाल देंगे मिस्टर मेहता से हमें चेक प्राप्त हुआ है। ठीक है, चेक प्राप्त हुआ है तो हम लोग कैश मानेंगे, कितने का चेक प्राप्त हुआ है, मिस्टर मेहता से चेक प्राप्त हुआ 11 तारीख को 3,500, तो 3,500 का हमारा चेक प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद बोले मिस्टर मेहता का चेक बाफना को जो है पृष्ठांकित किया गया। पृष्ठांकित का मतलब होता है उसे दे देना, वही चेक अब उसका हो गया। ठीक है, बेचान कर देना, उस धनराशि पाने का अधिकार उसको दे देना। तो चेक दे दिया तो क्रेडिट में जाएगा, मतलब चेक देने का मतलब कैश ही दे दिया, क्योंकि वो चेक हमारे पास कैश के रूप में है ना बात। तो 14 तारीख को जो है ये चेक हमने किसको दे दिया, मिस्टर बाफना को, तो बाई मिस्टर बाफना लिख देंगे। ठीक है, नाम भी बड़ा विचित्र है, और चेक दे दिया तो कैश में ही जाएगा, क्योंकि हम लोग इस चेक को कैश मान रहे थे, कितने का 3,500 वाला ही चेक दे दिया। फिर इसके बाद हमारा क्या हुआ, फिर इसके बाद बोला कि मिस्टर मेहता का चेक जो है अनादरित होकर वापस आ गया, तो इसका कोई लेखा नहीं हुआ, क्योंकि ये लेखा कहाँ जाएगा, ये जनरल प्रॉपर में जाएगा। ये बात हमने समझाया, क्योंकि इसके वजह से वापस मिस्टर बाफना और मिस्टर मेहता ये दोनों पकड़ जाएंगे, कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसका लेखा नहीं करेंगे। फिर अगली बात हो जाता है हमारा क्या, मिस्टर बघेल से वाहक चेक प्राप्त हुआ। अब देखिए मिस्टर बघेल से फिर 19 तारीख को वाहक चेक प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग मिस्टर बघेल लिख देंगे, प्राप्त हो रहा है चेक 19 तारीख को, तो यहाँ पर हमने 19 तारीख लिख दिया, मिस्टर बघेल कितने रुपए का चेक प्राप्त हो रहा है इनसे, तो इनसे जो चेक प्राप्त हो रहा है वो 1,200 का प्राप्त हो रहा है, तो 1,200 हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डैश। अब अगला क्या हो गया, इस चेक को नगदी करा लिया, तो भाई पहले से हम लोग चेक को कैश के रूप में रखते हैं ना, तो कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए फिर से नो एंट्रीज का होगा। फिर 21 जुलाई को हमारा मजदूरी का भुगतान हुआ, तो हम लोग क्रेडिट साइड में 21 जुलाई लिख देंगे, मजदूरी का भुगतान हो रहा है बाई वेजेस। किससे भुगतान हो रहा है, कुछ बोला है, नहीं बोला है,
तो हम लोग कैश से ही भुगतान मानेंगे। कितना रुपए? 3000 रुपए। तो कैश कॉलम में 3000 चला गया। फिर उसके बाद हमारा अगला क्या है? अगला मिस्टर साहनी का चेक जो है, मिस्टर साहनी से चेक प्राप्त हुआ है। साहनी से चेक प्राप्त होगा तो हमारा क्या होगा? डेबिट साइड में जाएगा। मिस्टर साहनी से जो है चेक प्राप्त हुआ है, किस तारीख को प्राप्त हुआ है यार? टू मिस्टर साहनी। कितना चेक प्राप्त कर रहे हैं भाई साहब ये सब। मिस्टर साहनी से जो चेक प्राप्त हुआ है वो है 700 का प्राप्त हुआ है ना। 700 का चेक प्राप्त हुआ 23 तारीख को। 23 तारीख को हमारा 700 का चेक प्राप्त हो गया मिस्टर साहनी से। चेक हम लोग कैश के रूप में रखते हैं। फिर इसके बाद जो है आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि मिस्टर साहनी का चेक जो है ना वो बैंक में जमा कर दिया है, यानी कंट्रा एंट्री होगा। जब बैंक में जमा करना मतलब वो कौन सा चेक जमा हुआ? चेक जमा होना है मतलब चेक हम लोग किस रूप में रखें? कैश के रूप में ही रखें ना। कॉलम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इतना आगे की तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे ठीक, वही कॉलम आगे यहाँ बढ़ गया मान लीजिए। ठीक, ये बात हो गया। तो अब हमारा क्या हो रहा है, ये बात हमें देखना है कि यहाँ पर जो हो रहा है कि मिस्टर साहनी का चेक जो है बैंक में जमा हुआ किस तारीख को? 25 तारीख को। तो कंट्रा एंट्री होगा, है ना बात? 25 तारीख को जो है जमा हो रहा है, तो पहले हम लोग दोनों साइड 25 तारीख लिख देंगे डेट। ठीक है। फिर जमा हो रहा है, बैंक में जमा हो रहा है चेक, तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, तो बैंक में पैसा बढ़ेगा। अच्छा, कितना रुपए जमा हो रहा है? तो देखिए उस जो मिस्टर साहनी का जो चेक जमा हो रहा है वो कैश सहित जमा हो रहा है। टोटल हमारा जो है इसका 700 और इसका 2600 दोनों मिला के हमारा टोटल कितना जमा हो रहा है? 3300 जमा हो रहा है। तो 3300 जमा करने का एंट्री करेंगे। तो हम लोग जो है 3300 लिखेंगे यहाँ पर। कैश बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक में लिख दिया 3300, और कैश घट रहा है तो कैश में लिख दिया 3300। ठीक है, ये बात हो गया। साथ ही साथ एलएफ में हम लोग सी भी लिख देंगे। और फिर हम लोग नाम किसका लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे कैश में गया है तो हम लोग यहाँ पे बाय बैंक करके लिखेंगे। और हमारा जो है यहाँ पर बैंक में गया तो हम लोग यहाँ पे टू कैश करके लिखेंगे। ठीक, ये बात भी हो गया। फिर इसके बाद अगला हमारा क्या बोला है? अगला बोला है व्यक्तिगत खर्च के लिए निकाले बैंक से कितना? 7000 रुपए। व्यक्तिगत खर्च को हम लोग ड्राइंग करते हैं, तो 7000 रुपए बाई ड्राइंग्स करके हम लोग निकाल लेंगे। कहाँ से? बैंक से निकलेगा, तो बैंक में चला जाएगा। ठीक है, बैंक में चला गया 7000 रुपए। फिर इसके बाद हमारा क्या है? तो ये ड्राइंग 26 तारीख को। फिर 30 तारीख को देखिए, 30 तारीख वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 26 तारीख को हुआ। अब यहाँ पर 30 तारीख वाला बात क्या बोला है, इस बात को समझिए। इसमें बोल रहा है कि 2000 से अधिक की पूरी रोकड़ बैंक में जमा की जाएगी। यानी हमें अपना कैश का बैलेंस 2000 ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। और उससे ज्यादा अगर जितना भी कैश का बैलेंस होगा वो सारा का सारा बैलेंस हमारा बैंक में जमा हो जाएगा। यानी 30 तारीख को फिर एक कंट्रा एंट्री का एंट्री होगा, लेकिन उसका अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके। और वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें कैश का पहले बैलेंस निकालना पड़ेगा। हम लोग को सबसे पहले कैश का बैलेंस निकालना पड़ेगा अभी के हिसाब से। अगर हम लोग कैश का बैलेंस निकालेंगे अभी के हिसाब से तो कितना हो जाएगा? तो देखो भाई, उसके डेबिट का और क्रेडिट का हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। कैश वाला कॉलम 4 3 7 7 5 22 22 3 25 25 1 26। ठीक है, 26 हो गया और 26 हो गया। ठीक है, 26,000 हो गया हजार वाले में। ठीक है, 26,000 5 2 7 7 7 14 26 1 27 27,400। ठीक है, 27,400 हो गया हमारा डेबिट में। डेबिट में कितना हो गया? 27,400। क्रेडिट वाला जोड़ लेते हैं। क्रेडिट वाला जोड़ेंगे हमारा इस साइड 2000 3 5000 5 3 8 8 3 11। ठीक है, 8 3 11,000 11 3 14,000 14,000 हो गया। और 100 वाला जोड़ देंगे 14,500 14,500 और 14,800। क्रेडिट में हो गया हमारा 14,800। बैलेंस अगर निकालेंगे हम लोग तो टोटल कितना आ जाएगा? तो भाई 00, 14 में से 8 गया तो 6। फिर हमारा ये कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 6, 6 में से 4 गया तो 2, है ना बात? 6 में से 4 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1। 12,600 का बैलेंस आ रहा है हमारे पास। कितने बैलेंस आ रहा है? 12,600। लेकिन बोल रहे साफ साफ कि आपको केवल 2000 बैलेंस रखना है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होगा सब बैंक में जमा कर दिए। तो इसमें से हम लोग 2000 माइनस कर दिए तो बचा हमारा कितना? 10,600। ये 10,600 क्या होगा? बैंक में जमा। यही हमारा बोल रहा है। ठीक है, यही हमारा बोल रहा है क्वेश्चन लास्ट में। समझे क्या बोल रहा है? कि 2000 से अधिक की पूरी रोकड़ बैंक में जमा कर दिए। तो हम लोग फिर से 30 तारीख को जो है एंट्री करेंगे, कंट्रा एंट्री। 30 तारीख को हम लोग कंट्रा एंट्री करेंगे 10,600 का जमा करने का। तो 30 तारीख हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ 30 लिख देंगे।
डेट, और बैंक में जमा करने की एंट्री करेंगे, यानी बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा 10,600, और कैश में पैसा घटेगा तो कैश का पैसा घटेगा तो यहाँ जाएगा 10,600। फिर हम लोग कंट्रा एंट्री का सी भी लिख देंगे दोनों साइड। फिर यहाँ पे नाम लिख देंगे क्या, कैश में गया है तो इसलिए बाई बैंक, यहाँ पर बैंक में गया है तो इसलिए टू कैश। हो गया बात। अब बैलेंस निकाल दीजिए। अब बैलेंस जब निकालेंगे तो कैश का बैलेंस तो भाई वही आ जाएगा, आपको कैश के बैलेंस में चिंता नहीं करना है, क्योंकि साफ साफ बोला है कि इसका बैलेंस कितना आएगा 2000। तो कैश का बैलेंस हमारा जुलाई कौन से महीने का होता है, 31 का, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे बाई बैलेंस CD। कैश का हमें पता है कैश का 2000 ही आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। अब बैंक का बैलेंस निकालें। अच्छा, वहां पर डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलेगा, याद रखिएगा, केवल डिस्काउंट का ही बैलेंस नहीं निकलता है, लेकिन कैश और बैंक का बैलेंस निकलेगा। तो हम लोग कैश का निकाल लिया, बैंक का बैलेंस निकालते हैं। तो बैंक का बैलेंस जब निकालेंगे तो हम लोग उसको बैंक भी जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। बैंक का बैलेंस जब हम लोग निकालेंगे तो भाई उसका डेबिट साइड उसका क्रेडिट साइड जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो देख लेते हैं। बैंक का पहले डेबिट साइड जोड़ दिया जाए तो 20 2 22 3 25, ठीक है, 20 2 22 3 25, 25 25 3 28, 28 10 28 10 38, 38,000, और 100 वाला देख लेते हैं 38,000। 38,000 के बाद 38,000 के बाद 6 3 9 38,900 डेबिट में जाके 38,900। क्रेडिट वाला जोड़ लेते हैं। क्रेडिट का अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा, ये 15,000, 15 7 22,000, सीधे सीधे डेबिट में जोड़ा तो 22,000। बैलेंस निकालें तो कितना आ गया, ये तो सीधे सीधे 900 दिख रहा है, और 8 में से 2 गया तो 6, और फिर ये 1, 16,900 हमारा क्या बैंक का बैलेंस है। तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 16,900। बैलेंस दोनों का हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे करके टोटल कर देंगे, ठीक है। किसका होगा, केवल कैश और बैंक का ही टोटल होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, कैश का टोटल आएगा 27,400, बैंक का टोटल आएगा 38,900। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा डबल कॉलम कैश बुक, और हमने बोला था ना यही इंपॉर्टेंट है। आपको कैश और बैंक का समझ में आ गया, कैश और डिस्काउंट का समझ में आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद हमारा अगला जो कैश बुक है उसमें क्या है, उसमें बट्टा एवं बैंक का है, यानी इसमें जो भी लेन देन होगा, जो भी हिसाब किताब होगा, आपको इसी हिसाब से समझना है कि बैंक में पैसा आएगा तो आपको जो है क्या, केवल बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होगा, याद रखिएगा, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होगा। तो आपको जैसे हमने बताया ना कि कैश और बैंक, कैश और डिस्काउंट भाई भाई होंगे, उसी तरह यहाँ पर बैंक और डिस्काउंट भी भाई भाई होंगे। उसी तरह से आपको जैसा आपने डबल कॉलम कैश बुक दिखाया उसका कैश और डिस्काउंट का सेम उसी तरह यहाँ पर भी बनेगा, बस यहाँ पे ट्रांजेक्शन सारे बैंक वाले ही लिखे जाएंगे, कैश वाले मत लिखेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने किताब में देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, इसका आराम से समझ में आएगा। और इसके साथ साथ हमारा जो है ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी इंक्लूडेड हो जाएगा, कैश भी आ जाएगा और बैंक भी आ जाएगा। अब डिस्काउंट, कैश और बैंक, इन तीनों का आप लोग लेखा सीख चुके हैं। अभी आपने सीखा ना, डिस्काउंट कैश एक साथ था, डिस्काउंट बैंक एक साथ था, और उसके बाद कैश और बैंक एक साथ था। तो जब भी ट्रिपल कॉलम कैश बुक होगा तो इसमें भी आपको वो कंट्रा एंट्री वाला काम करना है, ठीक है। यहां भी आपको जो है कंट्रा एंट्री वाला काम करना है, तो ये भी आपको जो है एकदम वैसे ही अपनाना है जैसे आपने डबल कॉलम कैश बुक में सीखा। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क रखें, इस चीज को आप लोग जो है होमवर्क के तौर पे रखिए, इस क्वेश्चन को करिएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हमको पूरा यकीन है कि आपसे ये हो जाएगा बढ़िया तरीके से। और एक बार एग्जाम्पल अपने किताबों का देख करके करिएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक एग्जाम्पल देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद जाके इस क्वेश्चन को करेगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज हम लोगों ने कैश बुक कर लिया कंप्लीट। यही हम लोग का आज का इस सीरीज का, इस वीडियो में, इस चैप्टर में यही हम लोग का सीखना था। तो कैश बुक हो गया हम लोग का पूरी तरह से कंप्लीट। इसके साथ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका अग्रदाय पद्धति क्या होता है, इंप्रेस सिस्टम, अपने किताब में देखिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कभी कभी पेटी कैश बुक भी पढ़ाने के लिए लोग देते हैं, पढ़ाते हैं, उनसे रिलेटेड भी बातें होता है, तो उसको भी एक नजर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा, वो उसके क्वेश्चंस क्योंकि वैसे जनरली पूछे नहीं जाते। तो ये बात हो गया। होमवर्क तो हम आपको दे ही चुके हैं, है ना बात। तो बस आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आया, बढ़िया तरीके से जान गए होंगे, समझ गए होंगे कैश बुक का, चाहे हो सिंगल कॉलम, चाहे हो डबल कॉलम, और डबल कॉलम का चाहे कोई भी तरीका हो, और या हो ट्रिपल कॉलम, हर प्रकार के कैश बुक आप बना पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।